अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सलमान खान और मैं हूं नजफ राजा। उम्मीद है, दुआ है, जहां कहीं पे भी हो खुशी और सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हों। और उम्मीद इस बात की भी है आपकी टेलीविजन स्क्रीन ऑन होगी और आप द मॉर्निंग शो लगा के बैठे होंगे, हाथ में चाय और कॉफ़ी के कप होंगे। और वैसे भी सलमान, हमारी कोशिश रहती है कि हम अपनी सुबह का आगाज़ या तो अच्छी बात के साथ कर लें या अच्छे काम के साथ कर लें। इसी तरह हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी अच्छी बात के साथ करेंगे। तो बताइए कि आज कौन सी अच्छी बात आप बताने वाले हैं? आज की अच्छी बात यह है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद ना हार मान ले। इसलिए आपने कोशिश और तगोदौ जारी रखनी है। अपने मकसद को हासिल करने के लिए कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। और वैसे भी कहते हैं कि पेवस्ता राहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। बिल्कुल सलमान, आपने हार जीत की बात की है, तो हार जीत मेरे व्यूअर्स यहाँ पर होती है। अगर आप यहाँ पे हार गए हैं तो आप किसी भी ग्राउंड में हार सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग रहना है, मजबूत रहना है और अपनी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या क्या है। तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम आपको पाकिस्तान के खूबसूरत से इलाके की सैर करवाएंगे। हमारा सेगमेंट है फैमिली वेकेशन। और उसके बाद आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की नामवर शख्सियात से, जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी ट्रैवल लाइफ के बारे में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, आगे क्या क्या वो करने जा रहे हैं अपने सेगमेंट द मॉर्निंग गेस्ट में। और फिर उन्हीं शख्सियात के साथ मिलके हमारी पूरी टीम मिलके उस जगह को बनाएगी टॉप ट्रेंड, जिस जगह की हमने आपको सैर करवाई होगी अपने सेगमेंट ट्रेंडिंग टुडे में। और फिर आपकी इंस्पिरेशनल वुमेन से मुलाकात करवाएंगे अपने सेगमेंट इंस्पायरिंग वुमेन में। और एक शाइनिंग स्टार से भी आपको मिलवाएंगे, जानेंगे उनकी प्रोग्रेसिव और मोटिवेशनल स्टोरी अपने सेगमेंट थम्स अप में। जहां इतनी चीज़ों पे बात हो रही है तो फैशन पे भी बात होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एवरीबडी इज फॉलोइंग फैशन। तो हमारा स्पेशल सेगमेंट है फैशन के हवाले से, दैट इज़ फैशन क्रेज। और आपको ये भी बताएंगे कि आपके फेवरेट ब्रांड्स क्या ऑफर कर रहे हैं अपने सेगमेंट बैटल ऑफ द ब्रांड्स में। और उसके साथ साथ हेल्थ पे भी बात होगी, क्योंकि सेहत एक नेमत है और सेहत को बरकरार रखना और सेहतमंद रहना ये बहुत बड़ा आजकल टास्क है। तो इसी हवाले से हमने कंस्ट्रक्ट किया आप सबके लिए एक सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस। और फिर हम कुछ एंटरटेनमेंट के हवाले से भी बात करेंगे, शोबिज इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे अपने सेगमेंट बिलबोर्ड में। और फिर आखिर में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने पेट्स को अच्छे से ग्रूम कर सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं हमारे सेगमेंट हैप्पी पेट्स में। और सबसे आखिर में मेरा और नजफ का फेवरेट सेगमेंट, दैट इज़ टुडेज चैलेंज। क्योंकि हम लोग जो है अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, अच्छी आदत अपना सकते हैं। तो हम एक चैलेंज लेंगे और उस अच्छी आदत को अपनाने की कोशिश करेंगे, अपनी ज़िंदगियों में शामिल करेंगे। तभी हमारा माशरा जो है वो दुनिया के सामने एक बेहतरीन माशरा बन के सामने आए। बिल्कुल सलमान, चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है फैमिली वेकेशंस। जी हाँ, फैमिली वेकेशन हमारा वो सेगमेंट है जिसमें हम आपको पाकिस्तान के खूबसूरत से इलाके की सैर करवाते हैं। लेकिन इस सैर के करवाने का असल मकसद ये होता है कि हम आपको मोटिवेट करें। आप नाम से जान चुके होंगे, हम ये चाहते हैं कि आप सिर्फ कैमरे की आंख से इस खूबसूरती को नहीं देखें, बल्कि आप अपने बैग पैक करें, फैमिली के साथ प्लान करें और जाकर इन नज़ारों को देखें, महसूस हों, अल्लाह का शुक्र अदा करें पाकिस्तान में क्या क्या खूबसूरत जगह हैं। बिल्कुल, और वैसे भी ये बड़ा ज़रूरी है आपकी माइंड के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी सोल के लिए। चलें आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं। आज हम जिस जगह की सैर करने जा रहे हैं उसका नाम है स्कर्दू। सबसे पहले देखते हैं एक छोटी सी वीडियो।
ब्यूटीफुल, ब्रेथ टेकिंग मैं तो ये कहूँगा, और ख़ूबसूरत इलाका है पाकिस्तान का, लैंड ऑफ लेक्स, लैंड ऑफ माउंटेन्स और लैंड ऑफ हिस्ट्री एज़ वेल। आपको पता है कि स्कर्दू शहर जो है, दुनिया भर से बड़े बड़े माउंटेनियर्स इस शहर से होकर उन पहाड़ों को सर करने के लिए जाते हैं जिनके ऊपर सब माउंटेनियर्स की नज़रें होती हैं। बिल्कुल, और सलमान आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। अब थोड़ी सी डिटेल बात कर लेते हैं। वो ये शुमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान का मशहूर और खूबसूरत ये जगह सियाहती मुकाम है, और जब आप स्कर्दू से 8 किलोमीटर जनूब की जानिब ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहली डेस्टिनेशन आती है सतपारा लेक। सतपारा लेक में वो पानी है जो दियोसाइट प्लेन से जब बर्फ पिघलती है तो सतपारा लेक में आके उतर जाती है, और जब दियोसाइट प्लेन्स का वो जो सफ़र है वो 2 घंटे की मुसाफत पर है, तो जाइए वहाँ पे एंजॉय कीजिए। वहाँ पे शुगर वैली है, शंग्रीला लेक है, और साथ ही साथ शंग्रीला रिजॉर्ट्स भी हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और दियोसाई प्लेन्स की आपने बात की, नेचुरल हैबिटेट है बहुत से बेहतरीन वाइल्ड लाइफ का। यहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड, आइबैक्स और फिर बाद में तिब्बतन बियर भी जो है वो देखने को मिलता है। तो ये खूबसूरत नज़ारे हैं। आप जाएं, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, फौरी तौर पर यहाँ पे जाएं। और जैसा इन्होंने बताया, दुनिया के 8000 मीटर्स हाइट के जो पहाड़ हैं उसमें 4 जो हैं वो इस इलाके के अंदर हैं, यहीं से रास्ता जाता है। इसलिए बहुत बड़ी तादाद में जो सयाह हैं दुनिया भर से माउंटेनियर्स, वो सबसे पहले स्कर्दू आते हैं। स्कर्दू जाना मुश्किल नहीं है, बाय एयर भी जो है आप जा सकते हैं। बाकायदा कराची, लाहौर और फैसलाबाद से भी जो है फ़्लाइट्स आना शुरू हो चुकी हैं। और अगर आप ज़्यादा एडवेंचरस हैं तो आप बाय रोड ट्रिप कर सकते हैं और स्कर्दू के खूबसूरत नज़ारे जो हैं वो देख सकते हैं। बिल्कुल, और अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आप रहिएगा हमारे साथ, लेकिन आपको बता देते हैं इस ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसी खास शख्सियात से जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, और ये अपने अपने प्रोफेशन के जो है एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन करवाया। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। स्टे ट्यून। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से पहले जैसे कि सलमान ने जिक्र किया था कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है मॉर्निंग गेस्ट। जी हाँ, मॉर्निंग गेस्ट में आज हमें जिन शख्सियात ने ज्वाइन किया है, आपसे तारुफ करवा दूँ उनका। मेरे साथ मौजूद हैं, मेरी तरफ जो बैठे हैं, फिर नजफ़ अपनी साइड का तारुफ करवाएगी। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और इस वक्त चेयरमैन हैं TDCP पंजाब के। ख़ास तौर पर टूरिज़म के ऊपर काम कर रहे हैं, पंजाब के अंदर नए टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वो बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब की टूरिज़म को जो है वो मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोहेल ज़फ़र चीमा साहब की। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू। उनके साथ बैठी हैं महानूर अली, एक्ट्रेस हैं और फैशन इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है। आपका भी बहुत शुक्रिया। वेलकम जी, थैंक यू सो मच। और अब मैं इस तरफ का तारुफ करवा देती हूँ, आपको बताती हूँ आज हमें जिन हज़रत ने स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, नामवर कवाल घराने से ताल्लुक़ है इनका। और फर्स्ट कवाल ग्रुप जो इन्होंने ज्वाइन किया था वो 1996 में किया था। पाकपतन में ये पैदा हुए थे। फोक सिंगर हैं, कवाल, पाकिस्तानी कवाल हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आपको बताते हैं आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है शेर मियादाद खान ने। वेलकम टू द मॉर्निंग शो। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम सलाम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शेर मियादाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी सुबह का आगाज़ कैसे होता है? आमतौर पे ये समझा जाता है कि म्यूजिशियंस जो हैं उनको बहुत जल्दी उठना पड़ता है अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो सुबह का आगाज़ कब होता है और सबसे पहला काम क्या करते हैं? सुबह का जो आगाज़ है वो अगर अल्लाह तौफीक दें तो नमाज से। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर उसके बाद रियाज है। और कुछ लोग ये समझते हैं रियाज को कि सुबह उठना और उठ के हारमोनियम पे आवाज़ें लगाना और ये रियाज होता है किसी चीज़ को क्रिएट करना, किसी नई सोच को देखना कि अब मैंने आज वर्क किया और मैंने जो कल वर्क करना वो किस तरह का होगा, और मैंने अपनी ऑडियंस के लिए मैंने अब नया क्या देना है। तो ये इसी सोचों में रहते हैं, क्योंकि हम, आपको पता है, पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, तो हमने जब भी सोचते हैं तो हम अपनी ऑडियंस के लिए सोचते हैं। और फिर मैं, हाँ जी, इसको कहता हूँ मैं रियाज, उसको देखते हैं भी किस तरह करना है। उसके बाद वालदा हैं घर में,
बच्चे हैं, सबसे मिलते रहते हैं। अच्छा बताइए, नाश्ते में क्या लेते हैं? नाश्ते में जो भी आ जाए, देसी नाश्ता जिस करते तरह हैं आप या माशाल्लाह डाइट पे? गले के लिए कोई ख़ास तौर पे ख्याल रखते हैं, मतलब कोई ख़ास तौर पे आपको क्या जी लीजिए रखना पड़ता है। ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम है, अब आप बिलीव करेंगे मैंने चीमा सा आम नहीं खाए, मुझे 20 ईयर्स हो गए हैं। वाकई? हाँ, सिर्फ गले के लिए कि वो मैं खा तो मेरे गले टॉन्सिस होते हैं, फिर मेरे से गाया नहीं तो जाता। ये देख लीजिए फैंस आपके लिए किस हद तक जो है मेहनत करनी जी, पड़ती जी। है और क्या क्या आम ना खाना जो है, ये तो मैं समझता हूँ अभी कि कोई दोस्तों ने मेरे वो आमों की पेटियां रखी हैं, कहते खान साहब आपके लिए। मैं कह रख दे बेटा, मैं तो नहीं खाने। आपकी डिटर्मिनेशन है ना अपने काम की जानिब। सीवा साहब देखिए कितना कितना मुश्किल हुआ है। आप ही बताइए आपकी सुबह का आगाज़ कैसे होता है, कब होता है? अगर मैं लाहौर में हूँ तो डेफिनेट फिर जो है वो सुबह उठ के, वैसे मैं ब्रेकफास्ट तो करता नहीं हूँ। मैंने लाइफ में कभी ब्रेकफास्ट नहीं किया। क्योंकि कहा ये जाता है ना नहीं, कि never। आप नाश्ता अच्छा करें, ज़्यादा करें, जो हेल्दी हो, और फिर नहीं, मैं गुजरा वाला कौन है क्या? अच्छा नहीं, मैंने कभी नहीं। अच्छा मैं आपको यकीन नहीं आएगा, मैं सिर्फ डिनर करता हूँ। मैं लंच भी नहीं करता हूँ। मैं चाय कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी समटाइम। सर आज तो आप लोग जो है देखने वालों को एक साइड पे वो कह रहे हैं मैं आम नहीं खाता और आप कह रहे हैं मैं खाना ही नहीं खाता, मतलब सिर्फ रात के dinner। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं आम को ना नहीं कह सकता। लेकिन वो भी मैं आफ्टर डिनर जो है ना, वो आम जो है वो तो मेरी तो वीकनेस है। नहीं, उससे पहले कुछ भी नहीं, फ्रूट्स नहीं, कोई मैं चाय कॉफी? नो, नथिंग। अगर कोई गेस्ट हो, बड़ी मजबूरी हो तो मैं ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी ले लेता हूँ। तो सारा दिन कैसे स्पेंड करते हैं? जारी बात आप बहुत सारे काम करते होंगे, मल्टीटास्क कर रहे हैं, तो किस तरह वो एनर्जी कहाँ से आती है? नहीं, पता है क्या, ये वैसे मैं इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ। मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। अच्छा। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी पढ़ा है। और ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो है वो देखिए आपके अंदर अब वो जो है वो आपके अंदर फैट्स होती ठीक है, हैं, ठीक है। और वो जो है वो आपको, अगर ट्रस्ट मी कि बड़ा कोई लीन बंदा भी होगा तो वो अगर फ्यू मंथ्स भी कुछ नहीं खाएगा तो कुछ नहीं होता। 0 कैलोरी के ऊपर फ्यू मंथ्स भी कुछ नहीं होता। तो ये तो कहते हैं कि कम खाना जो है वो अच्छा है, लेकिन basically कभी ये मतलब भाभी को या फैमिली में लोग नहीं कहते कि कुछ खा लें, सुबह उठें, आज संडे है नाश्ता करें? नहीं, अब मेरी रूटीन इस तरह से बन गई है ना। मैं आफ्टर डिनर जो है वो डिनर में लेता हूँ ठीक वाला, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह। लेकिन शुरू में तो लोगों को ये कंफ्यूजन रहती होगी ना कि ये नाराज हैं, शायद इसीलिए नहीं खा रहे, खफा से हैं इसलिए नहीं खा रहे। तो बाद में आपने एक्सप्लेन किया होगा उनको। ब्रेकफास्ट तो पता नहीं शुरू से ही एक बंदे के अंदर बिल्ड इन बात होती है। कई लोगों को ब्रेकफास्ट करना अच्छा ही नहीं लगता, तो मैं आई एम वन ऑफ देम। अच्छा, अब गुजरा वाला का समझ के आप मुझे समझ रहे हो तो पता नहीं मैं कितना खाता हूँ। मेरा ख्याल है सबसे सस्ता गेस्ट मैं होता हूँ कहीं पे भी जाऊँ। अच्छा, ट्रैवलिंग के हवाले से आपसे बात करेंगे। खैर आपसे तो बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, लेकिन मैं मेरे ख्याल से शेरमी अदाद साहब ये बताइए, घूमना फिरना किस हद तक अच्छा लगता है? क्योंकि आप तो बाहर भी बहुत जाते हैं परफॉर्म करने के लिए। पाकिस्तान में किस जगह पे ख़ास तौर पे अगर कभी हो ना कि छुट्टियाँ गुजारनी, कहाँ जाते हैं? जिस तरह ये स्कर्दू अभी आपने दिखाया मुझे, और हमारे चीमा साहब मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए, तो पाकिस्तान बड़ा ज़रख़ेज़ है इस मामले में। तो मैं कभी कभी जब ये मरी साइड पे जाते हैं ना, तो रावला कोट है, तो मैंने देखा हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है यार, इतना खूबसूरत है। तो ये है कि हम काम तो हम करते हैं, लेकिन जब भी कभी अपने ज़हन को एग्जॉस्ट करना हो या अपना, तो फैमिली के साथ फिर मैं जाना पसंद करता हूँ। ये मरी साइड पे यूबिया, नथिया गली या इस साइड पे ज़्यादा मैं जाता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान में कहाँ बहुत हुए हैं? इस साइड पे गवादर वगैरह बीच भी पाकिस्तान के बड़े खूबसूरत हाँ जी, हैं। गवादर का सुना, लेकिन अभी मैं वहाँ पे गया नहीं। अच्छा। तो मुझे लोगों ने बताया कि बहुत ब्यूटीफुल है, तो इंशाल्लाह ताला उधर भी जाऊँगा। मेरा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है। आपसे और भी सवाल करेंगे। महानूर, मुझे बताइएगा कि आपने कहाँ कहाँ पाकिस्तान में ट्रैवल किया हुआ है? मैंने माशाल्लाह से, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत क्रेज़ है, तो मैंने बहुत ट्रैवल किया है। स्कर्दू तो नहीं गई मैं बिल्कुल, लेकिन इंशाल्लाह प्लान है ईद के बाद का कि स्कर्दू भी जाना लेकिन है। आज आप ये नहीं कह सकते कि आप नहीं गई, क्योंकि आप गई हैं, हमने आपको दिखाया, पूरी जी सैर करवाई बिल्कुल, है। और दिल कर रहा है कि और जल्दी से जाएं। अब तो आपको इन्फॉर्मेशन भी पता होगी कि अब मुझे वहाँ पे कहाँ कहाँ जाना है, देवसाई प्लेन्स जाना है और ऐसे दूसरी ही जगह। ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस तरह इन्होंने कहा नाश्ता नहीं करते, आप किस तरह अपनी फिटनेस का और ओह माय गॉड, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है अपने आप को मतलब चीज़ों से रोकना, क्योंकि मुझे स्वीट बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मतलब मैं कहीं देख भी लेती हूँ तो मैं कहती हूँ यार थोड़ा सा खा लूँ लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि वेट गेन हो जाता है और फिर कम करना बहुत ही मुश्किल है।
ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे आना चाहूँगी। मियादाद साहब, मुझे ये बताइए कि आजकल आपके नई एल्बम्स आ रही हैं, सॉन्ग्स आ रहे हैं, तो पहले आप कवाली पे काफ़ी फोकस होते थे, लेकिन अब तक आजकल आप सिंगिंग की तरफ भी आ रहे हैं, तो वो किस तरह आपका माइंडसेट हुआ, शिफ्ट कैसे हुआ? वो इसी तरह देखिए, सडनली जिस तरह शोज़ पे जाते हैं, जाके अपना कवाली तो हम कभी भी उसको गिव अप नहीं कर सकते। और क्योंकि पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने रब का, जिन्होंने हमें दुनिया में भेजा, और बाबा फरीदुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह की नौकरी में हम आए। और फिर ये शर्फ है कि अहले बैत का ज़िक्र, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अपने रब का, तो लोगों को भी ये एक मैसेज कन्वे करते हैं कि ये हक़ की तरफ आए। ये कवाली का एक मैसेज होता है। तो जब भी कहीं, बल्कि मुझे एक बात मैंने कहा मैं आपसे जानूं, मैंने बहुत अर्सा पहले पढ़ा था कि आप कहीं परफॉर्म कर रहे थे और वहाँ पर एक फॉरेनर खातून आपके पास आई और उन्होंने कहा जी मैं आपकी कवाली सुन के इंस्पायर हुई हूँ, इस्लाम कबूल किया उन्होंने। जी, इस तरह था। वो ये था कि मेरी कवाली सुन के वो इसलिए आई कि कुछ लोग इस तरह समझते हैं भी पता नहीं कवाली करता है और वो जल्दी से आ जाते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं था। क्या बात? वो ये था कि मैं परफॉर्म कर रहा था और मैं पढ़ रहा था मन कुन तो मौला, ये नॉर्वे की बात है, तो बीच के ऊपर ही वहाँ पे ओस्लो मेला होता है, तो वहाँ पे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो एक औरत आई, उनके पास वो कोर्ट में बच्चा था, तो जब मैंने वो जिक्र शुरू किया, मन कुन तो मौला कवाली पढ़ी, तो वो मेरे इन फ्रंट ऑफ मी सीधा आके मेरे खड़े हो गए और मुझे देख रही हैं। तो मैं बड़ा फ्राइट हो गया, मैंने डर गया, मैंने कहा इतना गौर से क्यों देख रही हैं। खैर मैं बिहाइंड स्टेज गया तो वो मुझे फॉलो करने लगी। तो मैंने फ़ोन किया, खालिद सलीमी साहब थे वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र हैं, तो मैंने कहा जी इस तरह एक औरत है, तो वो मुझे पीछे और रो रही है और मैंने तो कुछ नहीं कहा। ये आपने अच्छा क्लियर किया। मैंने कहा यार मैं तो क्या भी कुछ नहीं देखा भी। बहरहाल फिर वो उन्होंने बंदे भेजे, उन्होंने पूछा कि आप, तो उन्होंने कहा ये बात नहीं मेरी, आप बात सुने। वो मुसव्वरा थी ईरान की। क्या बात? तो मुसव्वरी की वजह से नॉर्वेजियन बादशाह जो है उन्होंने उनको एज ए सिटीज़न उधर नेशनलिटी दी। कितनी बड़ी बात है। और जिस तरह के कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो वाकई इनकी मौसीकी उनकी रूह की ग़िज़ा बनी और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। सर ये तो बहुत बड़ी बात है। और आप एक पाकिस्तानी होने के नाते दुनिया भर में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। चीमा साहब, जिस तरह इन्होंने बात की, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लैंडस्केप्स भी बड़े खूबसूरत हैं और अब हम पूरी दुनिया को ख़ास तौर पे डिस्कवर पाकिस्तान की कोशिश यही है कि दुनिया भर के लोगों को पता चले कि पाकिस्तान के पास बेतहाशा खूबसूरती है। पहले तो ये भी बताइएगा आप कहाँ कहाँ फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, और फिर कुछ बात करेंगे कि पंजाब के टूरिज़म में क्या क्या करने जा रही है टीवी जी। ट्रैवल तो खैर मैंने पूरी दुनिया मैंने किया है। मैंने ऑलमोस्ट यूरोप, अमेरिका, बहुत कंट्रीज़ में मैं गया हूँ। लेकिन मुझे स्विट्ज़रलैंड बहुत पसंद है। लेकिन अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो देयर इज़ नो मैच। यकीन करें, बहुत सारे कंट्रीज, सिर्फ हमें जो इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें, और ये जो हम हर जगह पे लिटरिंग करते हैं ना एज अ नेशन, ये अगर हम इससे कोई अपनी जान छुड़ा लें, पता नहीं समहाउ मुझे नहीं समझ आती कि क्यों हम इस तरह की हरकतें करते। इतना खूबसूरत पाकिस्तान है और उसको हमने गंदा किया। और अगर मैं करूं बात, कहते हैं लोग के पास पंजाब के बारे में ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे ये खूबसूरती नहीं है, उसी तरह से वाटरफॉल्स, पानी, हम लोग ना ग्रीनरी को बड़ा पसंद करते हैं एज अ नेशन। हम लोग पानी जहाँ पे हो, वाटर बॉडीज़ को हम बड़ा पसंद करते हैं। पंजाब जो है उसकी एक अपनी खूबसूरती है। हम लोगों को ज़्यादातर सिर्फ मरी का पता है। मेरा ख्याल है 95% लोगों को कोल्डी सतियाँ का नहीं जो पता, जो बिल्कुल उसके साथ है। कोहूटा है बिल्कुल साथ है मरी के, और वो उतना ही खूबसूरत है जितना मरी से बल्कि ज़्यादा खूबसूरत है। हम भी, हमारी भी कोशिश यही है, इसलिए हम कहते हैं डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनको डिस्कवर करने की ज़रूरत है। तो अभी एक तो आपने बताया कोटली सतियाँ हैं, और इसके अलावा कौन कौन से नए टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वो पंजाब में आप लेके आ रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हैं जहाँ पर कोशिश ये हो कि टूरिज्म हो? देखें, ऑलरेडी हमने कुछ जगहों पे ऑलरेडी काम किया है, जिसमें सूंस केसर बहुत कम लोगों को शायद उसका भी पता है। अभी हमने बड़ी खूबसूरत बोर्ड वॉक्स बनाई हैं, वहाँ पे हम रिजॉर्ट एक छोटा सा बनाया। हमने अभी
बाय की है लैंड और हम वहाँ पे रिजॉर्ट बनाने जा रहे हैं। अब वहाँ पे बड़ी खूबसूरत 3 लेक्स हैं। आप मेरा ख्याल है 95% लोगों को नहीं पता होगा पाकिस्तान पंजाब में भी लेक्स हैं। पंजाब में लेक्स है, और पंजाब में आप तकरीबन 10 किलोमीटर बड़ी लेक है एक, हमारी उछाली जो है 10 किलोमीटर्स की लेक है। मोटरवे से हार्डली 1.5 आवर की ड्राइव होगी, और उसी एक ट्रैक के ऊपर कम से कम 5-6 लेक्स आपको मिल जाएंगी। चकवाल की अगर मैं बात करूं तो चकवाल भी एक हमारी एक डेस्टिनेशन है जो कि हम डेवलप करने जा रहे हैं। वहाँ पे आलमोस्ट कोई 30 के करीब लेक्स हैं डिफरेंट। उसमें जो स्मॉल डैम्स थे कई, उनको हमने टूरिज्म पर्पज़ के लिए हमने ले लिया। तो उसमें ये है कि बहुत आप अगर सॉल्ट रेंज की बात करें, उसकी एक अपनी ब्यूटी है, एक खूबसूरती है, जिसमें मतलब जहाँ पे आपको नेचुरल वाटरफॉल्स बड़ी खूबसूरत मिलेंगी। और फिर बच्चों को एजुकेट करने के लिए ये जगह, क्योंकि दूसरा बड़ा सॉल्ट रेंज जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। डेवलपमेंट के हवाले से जो है किस हद तक काम हो रहा है? क्योंकि इन साइट्स के बारे में सुनने को तो मिल रहा था, कब ये इतनी अप्रोचेबल होगी कि आसानी से टूरिस्ट जो है वहाँ पहुँच सकें? अभी देखिए, पता है अगर हम बात करें इससे पहले, क्योंकि फोकस नहीं था तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन आई एम वेरी लकी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनका टूरिज़्म के ऊपर बहुत फोकस है। चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने वो भी उनका, क्योंकि बहुत फोकस होने की वजह से डेवलपमेंट फ़ंड का कोई इशू नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अब तकरीबन कोई 2.25 अरब रुपए की मरी को कनेक्ट करने के लिए मरी से जो है वो रोड जा रही है, जिसको टूरिज़्म हाईवे का हमने नाम दिया है। वो कोल्डी सतियाँ और उसके बाद फिर कोहूटा और वहाँ से होती हुई जीटी रोड को कनेक्ट करेगी। तो ये 2.25 अरब रुपए की तो सिर्फ एक रोड है। तो ये इस बजट में ऑलरेडी है और इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी। और इसके अलावा भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई ऐसी जगह नहीं है, हमें फंड्स का कोई इशू नहीं होता। हमें जितना भी हम फंड मांगते हैं, गवर्नमेंट जो है वो, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, एग्जैक्टली सब एक पेज के ऊपर है। बिल्कुल। ठीक। अच्छा, आपसे मजीद में मतलब इस हवाले से बात करूंगा, मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो इस इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री, उसकी एक्सपेंशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? खैर, आप तो पाकिस्तान के लिए काम कर ही रहे हैं, हमारी भी कोशिश यही है कि हम पाकिस्तान की खूबसूरती को दुनिया भर तक पहुंचाएं, तो इसके लिए आप लोगों का साथ भी हमें चाहिए होगा, कंट्रीब्यूशन चाहिए होगी, ताकि हम उस जगह को बना सके टॉप ट्रेंड, जिस जगह की हमने आपको सैर करवाई है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है ट्रेंडिंग टुडे। जी हाँ, ये सेगमेंट है ट्रेंडिंग टुडे। इसमें ख़ास तौर पर हम सब लोग कोशिश करते हैं कि हम पाकिस्तान की खूबसूरती को दुनिया के सामने लेकर आएँ, और इसके लिए हमें करना कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी हमारी जो है इतना गिव बैक तो मेरे ख्याल से हमें करना चाहिए। हमें अपने मोबाइल फ़ोन उठाने हैं, दरख्वास्त है, अपने मोबाइल फ़ोन उठाइए और अपने ट्विटर अकाउंट पर जाइए और टाइप कीजिए #discover स्कर्दू, #discover पाकिस्तान, #The Morning Show HD, और इसको बना दीजिए टॉप ट्रेंड। अगर आपको ट्वीट करना नहीं आता तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमारी स्क्रीन पर पैटर्न चल रहा होगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका ट्विटर अकाउंट नहीं भी है तो भी नहीं परेशान होना, अपने फेसबुक अकाउंट पे जाइए, इंस्टा अकाउंट पर जाइए और इसको बना दीजिए ट्रेंड। तो जितनी देर में नजफ ने बात की, इतनी देर में हम सब ने जो है वो ट्वीट भी कर दिया है। आपको भी जाके फौरी तौर पर ट्विटर के ऊपर ट्वीट करना है इसको, और आप हम में से किसी की ट्वीट भी जो है वो रीट्वीट कर सकते हैं, सोहेल जफर चीमा साहब की या शेर मियादाद साहब के ऑफिशियल अकाउंट से। और मेरे ख्याल से नजफ इतना तो हमें करना चाहिए पाकिस्तान। और इट्स जस्ट अ 15 सेकंड एक्ट ऑफ काइंडनेस व्हिच कैन क्रिएट मेनी जॉब्स, अपॉर्चुनिटी और कंट्री रेवेन्यू। आप पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं तो नाउ दिस इज हाई टाइम टू गिव बैक, कि आपने पाकिस्तान को देना क्या है, उससे मोहब्बत का इजहार करना है, तो जरूर कीजिए। और अब चलते हैं दोबारा अपने गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल जफर चीमा साहब, जानना मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि अभी आप बात कर रहे थे डेवलपमेंट हो रही है बहुत तेज़ी से, तो ख़ास तौर पे इस इंडस्ट्री से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए क्या सब्सिडीज़ जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म बिजनेस जो है वो एक्सपैंड करे? देखिए, एक तो जो बेसिक थीम था, जो इससे पहले गवर्नमेंट काम करी थी, हमने उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। गवर्नमेंट जो है अब इस वक्त, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे जो रिजॉर्ट्स थे वो हमने उनको प्राइवेट सेक्टर को जो है वो लीज आउट करना शुरू कर दिया। उसका ये होता है कि हम पहले
कंपीटेटर के तौर पे होते थे, प्राइवेट सेक्टर को हम compete कर रहे होते थे और सब्सिडाइज चीज़ें कर रहे होते थे, तो उसका ये नुकसान होता था कि हम शायद कई जगह पे क्वालिटी, क्योंकि हमारा काम नहीं था, प्राइवेट सेक्टर का काम था और हम सब्सिडाइज करते थे और क्वालिटी भी शायद उस तरह से हम मेंटेन नहीं कर सक रहे होते थे। तो अब हमने क्या किया है कि हम कंपटीटर की बजाय हम उनके फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रहे हैं, हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम उनको, और हमारा काम सिर्फ रेगुलेशन का, और अब हम वहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट करने जा रहे होते हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं आता, ताकि हम खुद वहाँ पे काम करें, वहाँ पे डेवलपमेंट करें, वहाँ पे हम रिजॉर्ट बनाएं और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर आए और उसको टेक ओवर करे और वो फिर उसको एक्सपेंड करे। तो अब हम उसी तरह से, पहले हम टूर्स भी करा रहे होते थे TDCP, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर के टूर ऑपरेटर्स जो हैं उनको फैसिलिटेट करें। हाँ, वहाँ पे उनको जो ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है वो हम कर रहे होते हैं, जो और इसके अलावा कुछ फैसिलिटेशन की ज़रूरत होती है वो चीज़ें हम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा डिफरेंटली काम It's a कर रहे हैं। win-win situation for the government as well as the private sector के जो लोग हैं उनके लिए। खान साहब की तरफ आना चाहूंगी। अच्छा खान साहब, मुझे बताइएगा, कव्वाली आप गाते हैं लेकिन आजकल सिंगिंग की तरफ आपका काफ़ी रुझान है और आपका एक सॉन्ग बड़ा वायरल हुआ था, सराइकी में था, तो ज़रा गुनगुना दीजिए और उस हवाले से बताइए। अच्छा, वो ये था कि जब भी मैं कहीं प्रोग्राम पे जाता तो डीजे पे ना गाने चलते, तो मैंने कहा अपने आप को चेंज भी करना चाहिए, जैसा देश वैसा बेस होना चाहिए, तब्दीली लानी चाहिए जी। तो वो सराइकी गाना किया था, वो अल्लाह पाक के हुक्म से वायरल हो गया। वो था ढोले नु काला सूट सोना लगे, जिस तरह आपने भी पहना हुआ है मैंने भी पहना आपने भी पहना हुआ है जी। तो वो था, मेरा ढोला ढाडा सोना ए दे जिया ना कोई होना, हसी राह च खलोए उदी तक न पवे, ढोले नु काला सूट सोना लगे। ये था। थैंक यू जी। उसमें डॉली जी ने मेरे साथ काम किया वीडियो में, तो वो रातों रात मुझे पता चला कि वो मिलियन होता ही है, क्योंकि हमें इतना नहीं पता था, हम अपने काम में रहते। उन्होंने कहा आपका गाना वायरल हो गया। फिर उसके बाद मैंने सूफी स्टूडियो पे मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें चीमा साहब से भी गुफ्तगू मेरी यही हो रही थी। आपने बड़ी मुझे अच्छी एक एडवाइस दी है कि कवाली को भी, और जिस तरह लव सॉन्ग है इसी तरह इसको बना के पे मैंने इसका फ्यूजन की कुछ किया जाए जी। तो उसमें मैंने इश्क मुजस्सम किया, तो मैं सर वो भी अगर थोड़ा सा हो जाए हमारे लिए। गुनगुना दीजिए। निजा 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 रे निजा रे निजा, इश्क मुजस्सम इश्क मुजस्सम, उनके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसे हैं जैसे के हुआ कुछ भी नहीं। मैं तो विश्वास ते चुप हूँ के तमाशा न बने, मैं तो विश्वास ते चुप हूँ के तमाशा न बने, तुम समझते हो मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। खूबसूरत। अभी तो बगैर म्यूजिक के इतना मजा आ रहा था, और इसमें अगर इनका प्रॉपर, इनके जिस तरह की म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, म्यूजिक होगा तो नजफ इतनी वोकल स्ट्रांग है और इतने सुरीले so हैं आप कि beautiful. मतलब म्यूजिक की जरूरत नहीं है आपको, आप वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शेर मियादाद साहब, आप हमारे शो में आए, चार चांद लगाए इसको। सोहेल जफर चीमा साहब, थैंक आपका यू भी बहुत सो मच शुक्रिया, फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। और बहुत से लोगों को अंदाज़ा हुआ होगा कि पाकिस्तान में कितनी खूबसूरत जगह हैं, और पंजाब में ख़ास तौर पे गवर्नमेंट के साथ तक काम कर रही है, और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो टूरिज़्म बिजनेस से लोग मुंसलिक हैं उनके लिए। तो ये हमारा सेगमेंट था, आपने हमारे गेस्ट की जो है गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। महानूर हमारे साथ ही रहेंगी अगले उसके अंदर। तो यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद अहम सेगमेंट्स को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। स्टे ट्यून। ब्रेक के बाद खुशामदीद, और अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम आपको एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से मिलवाते हैं, और सेगमेंट का नाम है इंस्पायरिंग वुमन। तो
तो जैसे कि सलमान ने आपको बताया कि हम आपको इंस्पिरेशनल वुमेन से मुलाकात करवाएंगे, तो बताते हैं आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं, स्ट्रगलिंग हैं, हार्ड वर्किंग वुमेन इन मीडिया इंडस्ट्री, 14 ईयर से लिख रही हैं और इसके साथ साथ एग्जॉल सॉल्यूशन और ABI इवेंट्स और PR की फाउंडर भी हैं, CEO भी हैं। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है आयशा बिनते इकराम ने। वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे आयशा सबसे पहले बताइए कि कैसे आगाज़ किया आपने, मतलब माशाल्लाह आप 2 कंपनीज़ की CEO हैं, कहाँ से आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ था? एक्चुअली जर्नी राइट आफ्टर मैंने BSc के एग्ज़ाम्स दे के वेरी फर्स्ट डे रिजल्ट अवेटेड CV लेके निकल पड़ी। सबने बहन भाइयों ने हंसना, यार मतलब कौन जॉब देगा अभी, मतलब एग्ज़ाम्स दिए हैं, प्रैक्टिकल्स होना बाकी हैं, तो क्या कर रही हूँ। मैंने कहा मुझे लगता है कि अभी एग्ज़ाम प्रैक्टिकल्स में टाइम है तो कुछ कर सकते हैं। और वही हुआ, उसी 10-12 दिन में मैं एक कोचिंग सेंटर में मुझे कॉल है कि प्रैक्टिकल्स हैं मैट्रिक के बच्चों के कंप्यूटर्स के, तो वो करा दो। सो मुझे बड़ी खुशी हुई, 500 रुपये कमाया है मैंने पहले इनकम थी मेरी। उन 500 की जो खुशी थी वो मतलब पहली दफ़ा आप पेरेंट्स से ले रहे हैं, आप पॉकेट मनी हर पहली अर्निंग, वो 500 कितने दिन काम करने के बाद मिला, तो मुझे वैल्यू ऑफ मनी का अंदाज़ा हुआ उससे। और उसके बाद रियलाइज़ किया और ये डिसाइड किया कि अब बहुत ये अब पेरेंट्स ने बड़ी लेविश अच्छी लाइफ वो जो बेस्ट दे सकते थे उन्होंने दी, अब जो करना है ना खुद अपने लिए करना है। तो उन्होंने इस काबिल बना दिया कि अब जो है ना उसको बजाय इसके कि अब अच्छा खा पी के घर बैठ के टाइम पास करें या टाइम वेस्ट करें, तो व्हाई नॉट उसको प्रोडक्टिवली यूज़ किया जाए। सो बस वो एक माइंड में था, एक जम्स थे कि कुछ करना है, तो बस अब जब आप करने निकलते हैं तो रास्ते बनते चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, और आपकी ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी ने आपको एक इंस्पायरिंग वुमन बना दिया। ये बताइएगा कि 14 साल की उम्र से लिख रही हैं, तो कब अंदाज़ा हुआ कि आप लिख सकती हैं और आपको लिखना चाहिए? वो इस तरह से हुआ कि सेंसिटिव थी शुरू से, किसी ने डांट भी दिया तो बड़ा बुरा लगना है, इसने डांटा, बट इतनी हिम्मत नहीं थी कि पलट के जवाब दें या शिकवा या शिकायत करें। तो वो मतलब क्या उसको कहते हैं, उसमें शेयरिंग नहीं थी, बोलने की आदत नहीं थी, तो उसमें था कि चल लिख लूँ, तो डायरियाँ लिखना शुरू कर दी। अरे वाह। उसने डांटा था, ये हुआ था वो, तो छोटे छोटे मूवमेंट्स लिखते लिखते पता ही नहीं चला कि वो राइटिंग में इतनी स्ट्रेंथ रब की ज़ात ने एक तहरीर में एक असर दे दिया कि वो प्रोफेशन में बनना था। अच्छा, मैं चाहूँगी कि एग्जॉल सॉल्यूशन और ABI इवेंट्स और PR जो आपकी कंपनी है, इसका थोड़ा सा क्रक्स बता दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए। एडवर्टाइजिंग आजकल एक वक्त था, मुझे भी ऐसा लगता था कि अच्छा एडवर्टाइजिंग सिर्फ यही है जो इश्तिहार बनाते हैं या चलाते हैं, और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड भी एडवर्टाइजिंग का बिल्कुल नहीं है। मेरा मीडिया से ताल्लुक़ बड़ा प्योरली रहा। बिल्कुल, अभी उस पर भी आते हैं। हाँ, तो मैंने राइटिंग से अपना करियर स्टार्ट किया और राइटिंग मेरा बड़ा पैशन भी था, और ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि कुछ और करूँगी भी। लिखते लिखते फिर एक टाइम आया, लगा कि नहीं सिर्फ लिखने से तो मामलात नहीं चलेंगे, प्रोडक्शन भी करनी पड़ेगी। तो प्रोडक्शन भी करते करते एक टाइम आया कि चीज़ें प्रैक्टिकली चल नहीं पा रही थी। सो बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए कि या तो मैं उसको मीडिया को चूज़ करूँ, और चूज़ करूँगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, कॉम्प्रोमाइजिंग कह लें या बहुत कुछ था, या वो करते, तो मैंने उसको छोड़ना बेहतर समझा। कहा अब ये नहीं करना, पता नहीं क्या करना है, वो रब की ज़ात कराएगी, बट ये नहीं करना। सही, सही। सो बस बिना कुछ सोचे मार्च 2018 में मैंने अपनी जॉब रिज़ाइन की। और लेकिन वो कहते हैं ना, आप हमसे बेहतर प्लानर वो एक रब की ज़ात होती है आपके लिए, जो आप सोच रहे थे। सोचा मैंने ये था कि छोड़ने के बाद मैं सिर्फ लिखूंगी, बट नहीं पता था 4 महीने के बाद अपनी कंपनी लॉन्च कर दूंगी। मुझे इस चीज़ ने इतना ज़्यादा इंस्पायर किया कि इन्होंने अपनी वो वीकनेस जो ये बोल नहीं सकती थी, इन्होंने स्ट्रेंथ बना लिया लिख कर। बिल्कुल। अब मीडिया में आप एंटर हुई एज अ कंटेंट राइटर, फिर प्रोडक्शन वगैरह करती रही, तो वो लोग जो समझते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर जो उसने फॉरेन कंपनी चला दी, उसके पीछे पूरी एक जो है वो मेहनत होती है। उसके पीछे बहुत मेहनत थी, मतलब पहले प्रोजेक्ट मुझे किस तरह से मिला उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि अब प्रोडक्शंस जो कर लेता है जो चैनल की, वो इतनी मार खाई होती है कि उसमें इतने चैलेंजेस हैं पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स में। फिर न्यूज़ चैनल की प्रोडक्शंस जिसको आती है ना, वो वाकई बहुत टैलेंटेड बंदा है, क्योंकि एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शंस और न्यूज़ की प्रोडक्शन में बहुत फ़र्क है इंफोटेनमेंट की। सो मेरे पास जब पहली असाइनमेंट आई, तो अब मैं नाम तो कोट नहीं कर सकती, बट कुछ
आपको पता है क्लाइंट्स जो हैं, ये जो चीज़ें हैं वो रेट्स के ऊपर मामला तो होते हैं, अच्छा कौन सी चीज़ कितने में होगी। अब वो मीडिया के प्रोडक्शंस के और अपने वो इतने मामला थे कि मेरे लिए वो शायद जॉब उनके लिए वो बहुत बड़ी जॉब थी, और मेरे लिए वो ऐसी थी कि इस तरह की तो हम शायद हर दूसरे दिन लोगों को फेवर्स भी दे रहे हैं। सीमा, वही है ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। मतलब मैं ये कहूँगी थैंक्स टू मीडिया, बिल्कुल। इतना सिखाया कि मुझे एडवर्टाइजिंग में जाके मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था कि मैं मीडिया का सिर्फ एक सेगमेंट संभाल रही हूँ क्या अपने बात है। एक्सपीरियंस। अच्छा आयशा, मुझे इस हवाले से बताइएगा कि जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, अपने व्यूअर्स को बताइए, हमारी जो ऑडियंस है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन महीने 2-3 बाद कहीं हिम्मत हार जाते हैं कि यार स्टेबल नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो ज़रा उनको बताइए कि ज़रा ये स्लो प्रोसेस है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत है और कांस्टेंट हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। और कैसे मतलब आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं? देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे बहुत लोगों ने बोला तुम मतलब बहुत गलत कर रही हो, कुछ ने इनकरेज किया, कुछ ने डिस्करेज किया, बट आई स्टिल रिमेंबर एक यूनिवर्सिटी के वीसी साहब थे, उन्होंने एक चीज़ बोली कि तुमने पंगा तो बहुत बड़ा ले लिया है। मैं उनको मिलने गई, मैंने बताया, मैं कहा सर मैंने इस तरह से ये काम किया। कहते अब ना अगले 3 साल तुमने ये नहीं सोचना कि मैं कुछ नहीं अर्न कर रही। सो वो दिमाग में कहीं ना कहीं बात बैठ गई कि पेशेंस तो ऑब्वियसली आपने जो बात कही, मतलब हमारे यहाँ प्रॉब्लम आजकल की यूथ में ये है, सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं, काम करने के लिए भी आ रहे हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, आते ही उनको 5 फिगर सैलरी चाहिए, उनको मतलब लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है, बस पैसे आ रहे हो भाई, घर से निकलते ही आपको नहीं मिल जाता। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, अपना स्किल सेट इम्प्रूव करें। अच्छा आयशा, मुझे इस हवाले से बताइएगा, जिस तरह हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, इसी तरह क्या औरत की कामयाबी के पीछे भी औरत का हाथ होता है? क्या कहना चाहेंगी? माँ की दुआएं और फैमिली की सपोर्ट, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, अगर आपकी फैमिली नहीं साथ दे रही तो फिर मुश्किल हो जाता है। इम्पॉसिबल तो शायद नहीं होगा, बट थोड़ा मुश्किलें ज़्यादा आ जाएंगी, चैलेंजेस आप बाहर के भी देखने पड़ेंगे और घर से भी देखने पड़े। तो आई बिलीव कि आप दुनिया से तो लड़ सकते हैं, आप घर से नहीं लड़ सकते, आप अपनों से नहीं लड़ सकते। सो अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा, इन्होंने बात की और बिलाशुबा औरतें तो सपोर्टिव होती हैं, क्या मर्द भी सपोर्टिव रहे हैं? बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं। और ये भी कहा जा सकता है कि एक औरत के पीछे, एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ बिल्कुल कहा जा सकता है। सही कह रहे हैं। ठीक हो गया, आखिरकार आपने अपने पॉइंट पे उनको ले आए। गुड। आई बिलीव कि आप भी किसी सक्सेस की वजह बने। जबरदस्त बात की है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और ये देखिए, माशरे में ऐसा ही होता है कि औरतें मर्दों को सपोर्ट करती हैं, मर्द औरतों को सपोर्ट करते हैं, और इसी तरीके से एक माशरा बनता है। आप क्योंकि इंस्पिरेशन हैं बहुत से लोगों के लिए, और मैं आप जानना चाहूँगा, एक तो ये बताइएगा कि क्या क्या सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो आपने अभी एक अपना बिजनेस का एम्पायर खड़ा किया है, कितने लोग इसमें आपके साथ हैं, और मज़ीद आगे आपके फ्यूचर जो है क्या प्रोजेक्ट्स हैं? इंशाल्लाह एम्पायर तो बनेगा, अभी तो फर्स्ट स्टेप है, बुनियाद बन गई, पहली ईंट रख दी। बहुत लंबा सफ़र है। हम मार्केटिंग सॉल्यूशंस दे रहे हैं 360, लाइक मतलब उसमें आपका ज़ीरो से आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, और उसके बाद किन किन मार्केटिंग टूल्स की आपको ज़रूरत है उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो वो जितने टूल्स मार्केट में इस वक्त यूज़ हो रहे हैं हम उन सब पे काम कर रहे हैं, विच इज़ डिजिटल, आउटडोर, कन्वेंशनल, डिज़ाइन, क्रिएटिव, प्रिंट, एवरीथिंग। बट एक वाइज डिसीजन यही होता है कि आपकी मार्केट डायनामिक्स क्या कर रहे हैं। हमने जब काम शुरू किया था तो हम सब कर रहे थे, बट कोविड और सब ने लाइफ बहुत चेंज कर दी। सो उसमें फिर ये हुआ कि जब चीज़ें चेंज हुई तो मार्केट्स तो बंद हो गई, अब मार्केट बाज़ार बंद हैं, आउटलेट्स हैं नहीं, लोग बाहर जा नहीं सकते, तो सब कुछ कहाँ आ गया हमारे हाथ में? मोबाइल के ऊपर, डिजिटल के ऊपर। तो उसने बड़ा एक 360 का चेंज आया लोगों के बिहेवियर्स में, क्लाइंट्स के बिहेवियर्स में, प्रोडक्ट्स में, इनोवेशन में, मार्केटिंग टूल्स के अंदर। तो फिर हमारा भी फोकस उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने भी ज़्यादा फोकस डिजिटल पे किया, और उन क्लाइंट्स को फोकस करना शुरू किया कि जिनको वो सर्विसेज चाहिए हम वही दें। और वैसे भी कहते हैं इनिशियली जब आप कुछ स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ एक चीज़, एक प्रोडक्ट या एक सर्विस के ऊपर आप फोकस होके करें, उसी में इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि आपको 10 जगहों पे टांगे फंसा रहे हैं और कुछ भी अच्छे से नहीं कर रहे, तो इट्स बेटर कि एक कर लें और अच्छा कर लें। सही। अच्छा आयशा, मुझे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताइएगा।
काफ़ी मज़े का सवाल है। अपकमिंग में जैसे आपको मैंने बताया कि हम प्रोडक्ट लॉन्च से लेके चल रहे हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी केस स्टडीज़ में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किए तो उनको करके भी कॉन्फिडेंस मिला। सो इनिशियली अभी जो हम लोग करना चाह रहे हैं वो 2 चीज़ें मैं लेके आऊँगी इंशाल्लाह। एक हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट की रेंज लॉन्च करेंगे और एक है अपैरल ब्रांड जो स्पेसिफिकली टारगेट करेगा वर्किंग क्लास को। सही सही। तो वर्किंग क्लास आप हैं जो है उनको पता है उनको क्या चैलेंजेस मिलते हैं वार्डरोब जब वो लेने जाती हैं, उसमें वो क्लासी भी होना चाहिए, ट्रेंडी भी होना चाहिए, वो बजट में भी होना चाहिए, वो पुराना भी जल्दी ना हो, तो वो सब मामला। दैट्स ग्रेट। एग्जैक्टली, मतलब ये एक ऐसा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो कि निगलेक्ट हुआ, तो आप उसको भी अब आगे जा रही हैं एड्रेस करने के लिए। बहुत शुक्रिया आयशा बिन्त इकराम, और आप वाकई एक इंस्पायरिंग वुमन हैं, इंस्पिरेशन हैं बहुत से पाकिस्तानियों के लिए। एक और भी इंस्पायरिंग शख्सियत हमारे साथ आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगी। ये जो शाइनिंग स्टार हैं इनके हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन हमें बढ़ना होगा अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है थम्स अप। तो जी, इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक प्रोग्रेसिव मोटिवेशनल पर्सनालिटी से जिन्होंने कुछ अलग किया होता है, जिन्होंने कुछ अच्छा और यूनिक काम किया होता है अपनी कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो आज आपको बताते हैं जिन्होंने हमें स्टूडियोज़ पे ज्वाइन किया है। एंटरप्रेन्योर हैं, आइको कंपनी के फाउंडर हैं, 27 इयर्स ओल्ड हैं और लम से इन्होंने मास्टर्स किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने माजूर अफराद के लिए वॉइस कंट्रोल व्हील चेयर बनाई, विच इज़ अमेजिंग। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है फायज़ अरबाब ने। वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ कि वॉइस कंट्रोल व्हील चेयर की ज़रूरत है सोसाइटी में और ये नीड है तो इसको लेकर आना है? जी देखें, जब भी कोई आइडिया आता है या कोई प्रोडक्ट आती है उसके पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम पहले आती है, उसके बाद उसका सोल्यूशन निकलता है और फिर वो सोल्यूशन कमर्शलाइज होता है। बिल्कुल इसी तरह मेरी ये अपनी लाइफ की स्टोरी है। आज से 7 साल पहले मेरी ग्रैंडमदर को पेल्विक बोन इंजरी हो गई। वॉशरूम में, हमारे स्लिपरी वॉशरूम्स होते हैं, स्लिप हो गई और उनको पेल्विक बोन उनकी फ्रैक्चर हो गई। आफ्टर अंडरगोइंग मल्टीपल सर्जरीज उनको जो है उस तरह से वापस जो है वो रिकवर ना हो सकी, तो उनको रिहेबिलिटेशन की तरफ ले जाना पड़ा। तो उस वक्त 2005 की बात है, सॉरी 15 की बात है, जब आई वाज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट और अंडरग्रेड का स्टूडेंट था। सो मैं अपनी नानी अम्मा को जब देखता था कि वो उनको एक व्हील चेयर लेके दी गई है जिसकी आफ्टर सेल नहीं है और वो कुछ ही अरसे बाद ख़राब हो जाती है। और एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैंने कहा कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ कि मैं उनके लिए एक व्हील चेयर बनाऊँगा। सो 5th-6th सेमेस्टर का स्टूडेंट था और एक प्रोजेक्ट उठा लिया जो कि अपनी एज से और अपनी उससे काबिलियत से बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन वो जो कहते हैं कि अपनी नानी को व्हील चेयर देने का जज्बा था वो अभी भी कायम था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट एक प्रोडक्ट नहीं था, उसके वो एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके ऊपर मेरी नानी रिलाई कर सकें 24/7 जब वो चाहें व्हील चेयर को चला सकें। तो इस चीज़ को मैंने कंटिन्यू किया और 2015 से लेकर 2018 तक जो है 3 साल इस एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता रहा और 2018 के अंदर जाके वो एक प्रोडक्ट आई जिसके ऊपर मेरी ग्रैंडमदर रिलाई कर सके। दैट वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट वॉइस कंट्रोल्ड व्हील चेयर। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। यानी कि इसका मकसद मतलब ये है कि बजाय मेरी नानी अम्मा किसी अटेंडेंट को बुलाएं, वो अपनी व्हील चेयर को बुला सकती हैं और उनकी व्हील चेयर उनकी आवाज़ के इशारों पे चलती हुई। अच्छा, यानी कि हर इन्वेंशन के पीछे एक जज्बा होता है और इसी जज्बे ने आपको एंटरप्रेन्योर बना दिया। इंस्टेड ऑफ कि कहीं आप नौकरी करते, एक्सपीरियंस रहते, आप डायरेक्टली जो है यू एंटर्ड इनटू दिस मार्केट। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अभी तक कैसा रिस्पांस है और कितनी अभी तक आप व्हील चेयर जो है वो बना चुके हैं और सोसाइटी में लोगों को दे चुके हैं? इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया तो देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल कंपनी, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, जो कि व्हील चेयर्स बनाती थी। बनाना तो दूर की बात है, रिपेयर करने वाली भी कोई कंपनी नहीं थी जो कि आफ्टर सेल। सो यू हैव नो कंपैरेटर, अभी आपकी इसमें मोनोपोली है। हाँ, 2018 में वी हैड नो कंपेटिटर और जब हमने स्टार्ट किया तो हमने फिर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आए। हमने स्टार्ट किया व्हील चेयर रिपेयरिंग से और उसके बाद स्लोली वी केम इनटू व्हील चेयर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, क्योंकि पाकिस्तान में व्हील चेयर्स कोई नहीं बना रहा था और इंपोर्टेड व्हील चेयर्स थोड़ी महंगी थी, तो हमने उनके साथ कम्पीट करने के लिए चाइनीज़ व्हील चेयर से अपनी प्राइस को सब्सिडाइज प्राइस में लॉन्च किया। उस वक्त व्हील चेयर, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर जो थी 200,000 यानी 2 लाख रुपए की रिटेल प्राइस थी। हमने उसकी हाफ प्राइस में अपनी व्हील चेयर्स को लॉन्च कर दिया और विद दिस एडेड फीचर कि अपनी वॉइस के साथ वो व्हील चेयर को बुला सके। तो बड़ी जल्दी ये चीज़ जो है ये
इन्वेंशन जो है वायरल हुई और इंटरनेशनल मीडिया BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका तक ने इसको कवर किया कि एक नई इन्वेंशन आई है। तो ज़ाहिर बात है जब कोई चीज़ आती है तो फिर उसकी कॉपीज़ भी बनना शुरू हो जाती हैं। व्हेन आई डिस्कवर्ड कि चाइना के अंदर मेरी इस टेक्नोलॉजी की कॉपी सेल होना शुरू हो गई और मेरे ही नाम से, एंड दैट पर्सन वाज क्लेमिंग कि मैं उसका पार्टनर हूँ। तो फिर हमने इसको फौरी तौर पे पेटेंट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो डिवाइस है और ये टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है और पाकिस्तान की सिक्योर प्रोडक्ट है। सो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार अब 3 साल होने को हैं और हम अपनी इस प्रोडक्ट को नेशनल लेवल पे लॉन्च कर चुके हैं और कमोबेश तकरीबन 800 से 900 व्हीलचेयर्स हम सेल कर चुके हैं, जिसके अंदर जो डिफरेंट किस्म की व्हीलचेयर्स हैं। इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स की भी आगे से टाइप्स होती हैं, लाइक वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर है, मोबाइल कंट्रोल व्हीलचेयर है और वो कन्वेंशनल जॉयस्टिक ऑपरेटेड व्हीलचेयर जो है वो तो ऑलरेडी हम सेल कर रहे हैं। तो अच्छा, इस हवाले से बताइएगा कि फाइज आप डेफिनेटली आपकी बहुत बड़ी टीम होगी जो आपके साथ काम करती होगी, आपके आइडियाज़ को एक्सप्लोर करती होगी। किस तरह अपनी टीम को लेकर चलते हैं, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आते होंगे, कभी जाहिर बात है आप सक्सेस जब हासिल करते हो तो बहुत सारे कंट्रोलिंग फैक्टर्स होते हैं उसमें, तो कैसे देखिए टीम का पता ही तब चलता है जब आपको कोई चैलेंज आता है, कोई बड़ा चैलेंज आता है और आपकी टीम आपके साथ ना हो तो फिर इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मैंने अच्छी टीम मिली और सिंसियर लोग मिले, बिकॉज जब आप खुद सिंसियर होते हो, आपके अंदर पैशन होता है, तो आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनके अंदर भी पैशन होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी सिर्फ पाकिस्तान में ही आपने जो है अपनी ये चेयर्स सेल की हैं या बाहर से भी आपको ऑर्डर्स आना शुरू हुए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर जो कोविड ईयर था उस वक्त तो मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता चलूँ कि उस वक्त जो था इंपोर्ट्स बिल्कुल बंद हो गई हुई थी। तो व्हीलचेयर्स जो थी उनकी रिक्वायरमेंट थी और पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इतनी व्हीलचेयर्स अवेलेबल नहीं थी कि उनको सप्लाई किया जा सके। तो हम उस चीज़ का बड़ा बेनिफिट मिला और हमने लोकल मार्केट को बड़ी प्रॉपर्ली जिसको कैप्चर किया, उसको टैप किया और उसके बाद हमने इंटरनेशनल मार्केट को फोकस किया। अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली हमने जो है UK जो हेल्थ उनका डिपार्टमेंट है उनके साथ हमने जो अपना प्रोडक्ट शेयर किया और उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ को सेल करने के अंदर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो हमने 100 जो डिवाइसेस हैं, बिकॉज हमारी जो डिवाइस है वॉइस कंट्रोल्ड डिवाइस, वो स्टैंड अलोन डिवाइस के तौर पे भी किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर को लगाई जा सकती है। सो वो डिवाइस भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल आपसे, जाहिर बात है आप मल्टीटास्कर हैं, पूरी टीम लेकर चलते हैं, बिजी होते होंगे और इनोवेशन क्रिएटिविटी की तरफ जब बंदा हो तो फिर उसका माइंड एक ही तरफ फोकस होता है। फैमिली को कैसे टाइम देते हैं, मैनेज कर लेते हैं या शिकायत आती है? देखिए, एंटरप्रेन्योर की लाइफ के अंदर जो है ना एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं बैलेंस मेंटेन करना है, वो वर्क और फैमिली का जो बैलेंस है टाइम का करना है। तो पहले 3 साल तो बहुत डिफ़िकल्टी हुई कि घर वालों को मैंने कहा कि फ़िलहाल मुझे 3 साल 4 साल 5 साल आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना कि टाइम हमें, मैं एक जज्बे को लेके चला हुआ हूँ, इसको मुझे कहीं पहुँचा लेने दो। फिर जब आपका स्टार्टअप या आपकी कंपनी ऑटो पायलट पे लग जाए या आप उसके अंदर एक जिसको कहते हैं सिनर्जी बन जाती है, उसके बाद फिर आप कुछ टाइम उसके बाद आप अपना जो है बैलेंस दोबारा से बरकरार रख सकते हैं। लेकिन उस दौरान भी आपको एक जिसको कहते हैं कन्वर्सेशन हमेशा जारी रखनी चाहिए कि आप नहीं, बिलाशुबा फाइज आप बहुत अच्छा काम करें और हम सब आपको कहना चाहेंगे थम्स अप। ऐसे ही काम करते जाइए। एग्जैक्टली ऐसे काम करते जाइए, ऐसे ही मज़ीद चीज़ें जो है इनोवेशन जो है वो लेते आइए और पूरी दुनिया के अंदर जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। फाइज जो है एक सक्सेस स्टोरी है, एक प्रताप फिर से हम थम्स अप कहेंगे। थम्स अप करते हैं। और फाइज आपको देख के ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके माइंड में आइडियाज़ होंगे तो जनरेट मजीद होंगे और वो उस पर काम करेंगे, मोटिवेट होंगे आपकी स्टोरी से डेफिनेटली। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ फैशन के हवाले से बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह कि आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था कि हमारा एक स्पेशल सेगमेंट है जिसमें हम बात करते हैं फैशन के हवाले से और सेगमेंट का नाम है फैशन क्रेज। जी, इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं कि आजकल क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, फैशन कौन से इन है, क्योंकि गर्मी बहुत है। हम चाहते हैं कि हम अच्छे भी लगें, वेल ड्रेस भी लगें और हमें गर्मी भी ना लगे। तो आपको बताते हैं आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, ये ब्यूटिशियन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं और वेलकम करते हैं शफक। वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं शफक आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। शफक तो हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है महानूर। अब आपने पहले मुलाहिजा किया होगा, महानूर से ही बात करते हैं क्योंकि शी इज़ एन एक्ट्रेस, मुख्तलिफ ड्रामों में आपने इन्हें देखा होगा और फैशन मॉडल भी हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में जो है आप इनको देखते रहे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच महानूर वंस अगेन। बताइएगा
फैशन के हवाले से जो है, क्योंकि फैशन इटसेल्फ एक अलग दुनिया है, इतने ज़्यादा ट्रेंड्स आते रहते हैं, तो यू एक्चुअली फॉलो ट्रेंड्स या आप अपनी ही एक स्टाइल को जो है फॉलो करती हैं? नहीं, मैं समझती हूँ कि ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए एंड अपने स्टाइल को भी कैरी ऑन करना चाहिए। सब चीज़ें पहननी चाहिए, अगर सलवार कमीज़ है तो वो भी पहननी चाहिए, अगर पैंट शर्ट है तो वो भी पहननी चाहिए। हर तरह का ड्रेस वेयर करना आना चाहिए बस। हाँ, ये मेरे ख्याल से एक मॉडल के लिए ज़रूरी है कि उसको इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उसको कैरी करना कैरी करना बहुत ज़रूरी है कि मतलब आप कैरी किस तरह कर रहे हो उस चीज़ को। बिल्कुल सही। अच्छा शफक, मुझे बताइए, जैसे कि मैंने एक प्रॉब्लम जाहिर की है कि गर्मी भी बहुत लगती है क्योंकि गर्मियों का फुल टाइम सीज़न चल रहा है, और साथ ही साथ फिर हम चाहते हैं हम वेल ड्रेस भी नजर आए, कैसे मैनेज किया जा सकता है? इसके लिए सबसे पहले तो आपकी ड्रेसिंग है, ठीक है। आप लोग समर वेकेशन में हम लोग क्या करती हैं कि समर में हम लोगों की ड्रेसिंग का कलर बहुत डार्क होता है, डार्क हो जाता जबकि आपको सीज़न में बहुत लाइट कलर, कूल कलर्स लेने चाहिए। और प्लस जब आप मेकअप की तरफ आते हो तो आपका मेकअप भी बहुत सॉफ्ट सा होना चाहिए और नेचुरल सा होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली लेडीज़ की कमज़ोरी है मेकअप और ड्रेसिंग दोनों अच्छा चीज़ें। शफक, आजकल सॉलिड कलर चल रहे हैं या ज़्यादा फ्लोरल और प्रिंट्स में चल रहे हैं? नहीं, आजकल मल्टीपल चल रहे हैं, डिपेंड ऑन योर चॉइस होता है। तो आपको खुद सेंस होनी चाहिए कि आपने क्या लेना है, क्योंकि देखिए जो हमारी ब्रांड्स है ना, वो हर चीज़ लॉन्च करती है, वो हर तरह का आपको डिज़ाइन भी लॉन्च करिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या कैरी करना है और उसको कैरी कैसे किया जाएगा, आप पर क्या सूट करता है। आप पहले वो देखो, उसके बाद आप उसको लें। अच्छा शफक, आप ब्यूटिशियन भी हैं, तो समर में स्किन प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑयली हो जाती है स्किन, फिर एक्नी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ब्लेमिशेस हो जाते हैं, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है फिर उससे? इसके लिए यही है कि आप मंथली अपने सैलून्स का विजिट लाजमी करें, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा घर होममेड आप लोग क्लींजिंग डेली मस्ट है, नाइट में आप लोग लाजमी करो, क्योंकि देखिए पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हम लोग सब वर्किंग लेडीज़ फील्ड में होती हैं, तो हम लोगों के लिए, बल्कि जेंट्स का भी होता है इशू बहुत ज़्यादा, लेकिन घर जाकर आपको अपनी क्लींजिंग करनी चाहिए स्किन की। कर रहे हो तो बिल्कुल क्लींजिंग तो ज़रूर है, मस्ट है। ज़रूरी है, हाथ और पाँव की भी मैनी पैडी सब कुछ लेना चाहिए। और इसके साथ मैं एक और चीज़ बताऊंगी कि आजकल स्वेटिंग का बहुत इशू हो जाता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि जब आप सुबह उठ के फेस वॉश करते हैं तो आप जस्ट आइस लेकर तो अपने फेस पर उसका रब करके, उसका मसाज करके उसको छोड़ दें, उसको ड्राई होने दें, और उसके बाद आप मेकअप कर लो। आपका मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग होगा और आपको स्वेटिंग भी कम होगी। अच्छा, वैसे तो स्पेसिफिकली इट्स अ फील्ड ऑफ ख़वातीन की कहा जाता है, तभी नजफ का ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन अब मर्द भी जो है उनका भी काफ़ी हद तक रुझान जो है वो होता जा रहा है, वो सैलून्स की तरफ जा रहे हैं, और उनको भी जो है आप समझती हैं कि फेशियल्स लेते रहना चाहिए, क्योंकि फेशियल्स की भी अब बड़ी किस्में आ चुकी हैं, तो जनरली कौन सा फेशियल जो है वो मर्दों के लिए सही है? वो तो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है ना, कि आपको, आपकी स्किन नॉर्मल है तो हम आपको नॉर्मल फेशियल रखेंगे। आपकी स्किन में अगर एक्निक वगैरह का इशू है तो हम आपको मेडिकेटेड फेशियल की तरफ लेके जाएंगे। आपकी स्किन में सेंसिटिव है तो हम हर्बल फेशियल में लेके जाएंगे। बेसिकली हमारे क्या पाकिस्तान में ना एक थिंग बन गई हुई है पीपल्स की, चाहे जेंट्स है चाहे लेडीज़ है, कि वाइटनिंग फेशियल लेना है। वाइटनिंग फेशियल बेसिकली कुछ नहीं है, बेसिक आपका मेन पॉइंट है आपकी स्किन को नीट करना, उसको ग्लो करना। आपकी स्किन फ्रेश होगी तो आपका कलर भी फेयर लग रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा मानूर, इस हवाले से मुझे बताइएगा कि इंटरेस्ट था एक्टिंग में, या किसी फ्रेंड को देखा या किसी से इंस्पायर हो गए तो सोचा यार मेरे अंदर भी टैलेंट है, मैं भी करूँगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस मैं टीवी देखती थी बहुत शौक से, सारे काम छोड़ सारे के, सारे ड्रामाज, और मतलब सारे मम्मा ने जो भी काम देने वो साइड पे करके, बस जब मम्मा घर पे नहीं है तो टीवी ऑन करके बैठ जाना, बस वहीं से शौक पैदा हुआ, और पैदा होते होते बस आप खुद टीवी पे आ गए? टीवी पे आ गई। जबरदस्त हो गया। अच्छा, हाउ चैलेंजिंग इज टू बी अ फैशन मॉडल? अभी तो आपने खुद ही बात की कि मेकओवर इतना ज़्यादा होता है, फिर लाइट्स कैमरा एक्शन होते हैं, बहुत स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, कभी ड्राई हो रही होती है, कभी ऑयली हो रही होती है, समझ नहीं आता कि टोन क्या होगी स्किन की। इसके लिए भी एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप कॉस्मेटिक अपना यूज़ करो, मेकअप आप अपना, आपका एक होना चाहिए सेपरेट। हम ये सब आप लोग चीज़ें स्टूडियो करते में हैं, जाकर बहुत कॉन्शियस स्टूडियोज़ होते हैं, ये का सारी यूज़ चीज़ें करें। करने के बावजूद यही प्रॉब्लम्स होती हैं सारी। एक्चुअली ये बात है ना कि बहुत आपके conscious हो पोर्स जाते ओपन हैं। हो जाते हैं, फिर फाउंडेशन या बेस जितना भी है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम बार बार क्लिंजिंग आपको करनी है, रात में भी करनी है, सुबह उठ के भी करनी है। जाते थे टायर्ड होते कि नहीं कुछ भी कर पाते, सो जाते हैं।
तो वही जितना बात आप है। अपनी अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे उतना ज़्यादा ही जो है वो बेहतर होगा। ये बताइएगा कि जिस तरह के ट्रेंड्स की हम बात कर रहे हैं, समर्स का मेकअप भी डिफरेंट होता है, बिल्कुल Dresses भी डे different का होते हैं। इवन के डिफरेंट होता है, डे में बहुत लाइट मेकअप किया जाता है और स्क्रीन का मेकअप बिल्कुल डिफरेंट होता है अगर देखा जाए तो। स्क्रीन में मतलब आप जो मेकअप करते हो आप नॉर्मली वो नहीं कर सकते, कंट्रोल वगैरह। थोड़ा नॉलेज तो मुझे भी आ और गया जो है। कमर्शियल शूट्स हैं उनमें भी डिफरेंट होता है। तो ऑब्वियसली ठीक जो है। ब्रांड्स शूट्स होते हैं उनमें भी डिफरेंट होता है। अच्छा शफक, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके पास डिफरेंट क्लाइंट्स आते होंगे, हर क्लाइंट की अपना माइंडसेट है, तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स से आपका वास्ता होता होगा जो कहते होंगे कि हमें गोरा होना है, हमें अपना कॉम्प्लेक्शन चेंज करना है, कैसे डील करती हैं फिर उन्हें? बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि इनफैक्ट वो कहते हैं कि आपने जो चार्ज करना है आप हमसे चार्ज कर लें, हमें नाइट क्रीम दे दें, हमें फेयरनेस क्रीम दे दें। बहुत मुश्किल से उनको इस माइंड से हटाती हैं। इंजेक्शंस भी चल गए हैं, हाँ, वो भी इंजेक्शंस लोग यानी कि white इसके होने साइड के लिए इफेक्ट्स लगा रहे बहुत हैं। ज़्यादा हैं। बाकी वो जो करते हैं जिनका डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा बेस्ट बताएंगे, लेकिन जो हमारा डिपार्टमेंट है हम उनको यही कहते हैं कि अगर आपकी स्किन फ्रेश है तो आपका कलर फेयर है, ठीक हो गया। अगर आप फ्रेश नहीं हो, रिलैक्स नहीं हो तो आपका फेयर नहीं अच्छा लगेगा। मानूस जरा बताइएगा आप ये कि ये जैसा आपने बताया कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बट एक इंसान की अपनी पर्सनल लाइकिंग होती है। सो व्हाट यू एक्चुअली लाइक टू वेयर, ईस्टर्न ड्रेसेस और वेस्टर्न ड्रेसेस? अगर मुझसे पूछें तो मैं घर में मतलब मुझे दोनों तरह के ड्रेसेस पसंद है। अगर आप मुझसे पूछेंगे सलवार कमीज तो According to the मुझे scenario, बहुत situation पसंद, कहाँ Of जाना course, है। of course, बिल्कुल। ठीक। और अगर घर में हूँ तो मैं ट्राउजर शर्ट नाइटी में इस तरह रिलैक्स रहना पसंद करती हूँ। मानो ड्रेसेस के हवाले से बात हो रही है तो कैरी करना बहुत सारे लोगों को नहीं आता, तो आपने उसकी ट्रेनिंग ली है या इनबिल्ट था कि स्टार्टिंग से ही आपको पता है कि आपने ड्रेस को कैसे कैरी करना है, क्या पोज में होना है? और जब आपके अंदर एक्टिंग होती है तो मुझे लगता है पोजेस आ जाते हैं, खुद ब खुद ही आपको बोलना भी आ जाता है और ये मेरे अंदर था। अच्छा जबरदस्त। बहुत मैंने शुक्रिया सीखा नहीं है। महानूर, बहुत शुक्रिया आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए नहीं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ इनवाइट किया। तो आप लोग अभी हमारे साथ ही रहिएगा। अभी पहले हम अपने नाज़रीन को बताएं क्योंकि इनका एक स्पेशल सेगमेंट जो हमने अपने नाज़रीन के लिए कंस्ट्रक्ट किया है कि उनके पसंदीदा ब्रांड जो हैं वो क्या ऑफर करें, उसकी तरफ चलते हैं, फिर बाद में जो है ब्रेक लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है बैटल ऑफ ब्रांड्स। तो इससे पहले हम बात करें थे फैशन के हवाले से, तो जहाँ पे फैशन की बात की जाती है वहाँ पे ब्रांड्स की बात ना की जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं कि किस ब्रांड पे कितनी सेल लगी हुई है ताकि आप अपने प्यारों के लिए जाके शॉपिंग कर सकें और आपके आर्टिकल्स भी एग्जैक्टली आपके आर्टिकल्स भी ख़त्म ना हो जाए, साइज़ ख़त्म ना हो जाए। तो बताइए आज का पहला ब्रांड क्या है? तो आज का पहला ब्रांड जिसकी सेल ऑफर हम आपको बता रहे हैं वो है बाटा। जिस तरह कि आप जानते हैं कि बाटा जो है वो पूरी दुनिया के अंदर उसके जूते मशहूर हैं, पाकिस्तान में भी उसकी आपको हर जगह पर जो है बड़ी आसानी से रिटेल आउटलेट मिल जाती है। 70% अप टू 70% ऑफ जो है वो समर सेल दे रहा है बाटा। तो टाइम ज़ाया मत करें, फौरी तौर पर जो है अपने करीबी बाटा स्टोर पर जाएं और अपने पसंदीदा जूते जो हैं, क्योंकि उनकी रेंज वैरायटी बहुत ज़्यादा है, वो फौरी तौर पर परचेज़ कर लें। और सेकंड सेल लगी हुई है आइडियाज़ पे, गुल अहमद पे, अप टू 70% ऑफ। बहुत ही कमाल फ्लोरल उनके आउटफिट होते हैं, प्लीज़ उसको ख़रीदिए। और वहाँ पे ऑफ लगा हुआ है तो जाइए अपने प्यारों के लिए ख़रीदिए, अपने लिए ख़रीदिए। और इस तरह आपको वैसे भी सेल पता चलती रहती है सेगमेंट के थ्रू ताकि आपकी कोई मिस ना हो जाए। इसके साथ से ये कहना चाहेंगे अगर कोई ब्रांड अपनी सेल की प्रमोशन करना चाहता है तो भी आप हमारे ऑफिशियल जो हमारे अकाउंट हैं, जो ईमेल है, उसके ज़रिए से आप हमें बता सकते हैं ताकि हम आपको मज़ीद प्रमोट कर सकें। एग्जैक्टली ऐसा ही है भाई। मैं तो जो है कोशिश करता हूँ कि जैसे सेल लगे फौरी तौर पर जो है ना सेल से अपनी पसंदीदा प्रोडक्ट्स जाके परचेज कर लूँ। शफक, आप भी मतलब जो है ये सेल्स को देखती रहती हैं जहाँ प्रमोशन आती है फौरी तौर पर? बहुत ज़्यादा फौरी, जब जैसे ही पता चलता है ना कि जी फना ब्रांड पे सेल लगी हुई है तो बस चले जी शॉपिंग के लिए चलते हैं। क्योंकि जनरली जो है ना मेरे साथ तो इशू ये है कि मेरा जो साइज़ है ना वो इट्स वेरी जनरल, वो फौरी तौर पर अगर मैं लेट हो जाऊँ तो निकल जाता है। मानूर, आपके साथ क्या होता है? मेरे साथ मुझे मिल जाता है साइज क्योंकि मेरा मीडियम है, मुझे मीडियम भी आ जाता है, स्मॉल भी आ जाता है, तो मुझे मिल जाता है साइज तकरीबन। थैंक यू वेरी मच मानूर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आप It's lovely to have you here. It's lovely to have you here. Thank you so much for शफक, थैंक यू coming. वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मुलाहिजा किया आपने, आपके पसंदीदा ब्रांड्स के ऑफर करें और फैशन में इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है ये भी आपने जाना। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जो कि हेल्थ के हवाले से है, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी नेमत है और इसको आप किस तरह मजीद मेंटेन कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है हेल्थ एंड फिटनेस।
जी हाँ, जिस तरह की नजफ बात कर रही थी कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है और कहते हैं जान है तो जहान है। जहाँ हमें अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना होता है, अच्छी खुराक लेनी हो, अच्छी नींद पूरी करनी हो और अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, वहीं पर जहनी सेहत जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ जो है उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। और ख़ास तौर पे नजफ जो कोरोना के डेज़ हैं उसके बाद लोगों में बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के अमराज जो हैं वो आ चुके हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। आज हम स्टूडियोज़ के अंदर ज्वाइन कर रही हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर नबिहा अली खान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा फॉर योर प्रीशियस टाइम। वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो जहनी इमराज हैं, पहले तो हम लोग समझते थे कि शायद कोई चीज़ नहीं होती, बट अब हमारी सोसाइटी भी इस चीज़ को काफ़ी हद तक एक्सेप्ट करने लगी है। तो किस हद तक जो है आप देख रही हैं कि इस तरह के मर्ज जो हैं वो हमारी सोसाइटी में बढ़ते जा रहे हैं, और कौन सा एज ग्रुप है जिसमें ज़्यादा ये मसाइल देखने को मिल रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि पहले तो अवेयरनेस नहीं थी लोगों में कि मेंटल जो डिजीज़ हैं या मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो क्या हैं। डिजीज़ और डिसऑर्डर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। डिज़ीज़ जो ज़ाहिर है कि एक बीमारी है, डिसऑर्डर जो है वो पूरा मेंटल हेल्थ के हवाले से हमारे बहुत बेतहाशा डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें हमने जो है वो ये देखना होता है कि कोई भी पेशेंट जब हमारे पास आता है, डायग्नोसिस हम करते हैं उसका कि इसको प्रॉब्लम चल क्या रहा है। अक्सर औक़ात लोगों को स्टमक प्रॉब्लम होता है, लोगों को गुर्दे के मसले होते हैं, कुछ और फिज़िकल प्रॉब्लम होती है। वो समझते हैं कि हमें चक्कर आ रहे हैं, हमारा दिल घबरा रहा है या हमारे सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है, तो इट्स मीन कि हमें कोई जो है वो मेंटल डिजीज़ होगी, कोई हम किसी मेंटल डिसऑर्डर में है। अब जब वो हमारे पास आते हैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास ये ऑथेंटिक चीज़ होती है कि वो पहले प्रॉपर उनकी जो तमाम रिपोर्ट्स होती हैं, अगर कोई शुगर पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो उसकी तमाम रिपोर्ट्स जो है वो पहले चेक की जाती हैं कि इनके साथ चल क्या रहा है। पहले पूरी हिस्ट्री चेक होती है, फिर हम जो है वो ये देखते हैं कि आगे इनके साथ जो है वो क्या प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि एक आम डॉक्टर के पास अगर वो फैमिली फिजिशियन के पास चले जाएं तो उनको नहीं समझ आती। अक्सर औक़ात सिर्फ कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं चल रही होती, वो मेडिसिन तो ले रहे होते हैं, दवाई खा रहे होते हैं, बट उनको आराम नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पर अब अवेयरनेस आ चुकी है। लोगों को जब लगता है कि हाँ वाकई हम किसी डिप्रेशन में या स्ट्रेस में है तो हमें किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। अब पहले तो मैं ये डिफ़ाइन कर दूँ आपके प्रोग्राम के थ्रू और आपके थ्रू कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फ़र्क होता है, साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि हमारे लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है। और ये एक बड़ी ही मैं कहती हूँ कि डीप बात है, लेकिन लोगों को समझ नहीं इस चीज़ की। साइकेट्रिस्ट जो होता है वो सिर्फ आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है। साइकेट्रिस्ट ने आपको मेडिसिन दे दी और उससे आपका इलाज कर दिया। साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आपको जो है प्रॉपर तरीके से आपकी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए आपकी काउंसलिंग करता है, वो आपका काउंसलर है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आपको मेडिसिन भी रिकमेंड कर सकता है, आपको थेरेपीज भी दे सकता है, काउंसलिंग भी जी, और काउंसलिंग भी कर सकता है। यानी हमारे पास वो तमाम चीज़ें होती हैं जिसे हम इकट्ठा करके एक पेशेंट को जो है फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि आजकल यंगस्टर में एक बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, एंजाइटी का इशू आ रहा है। इसकी वजह क्या और ये क्यों यंगस्टर में ज़्यादा आ रहा है? अच्छा, अभी वाकई आप सही कह रही हैं कि इस वक्त जो है वो यंगस्टर्स जो हैं वो हमारे एंजाइटी पेशेंट्स हैं मेजॉरिटी। इस वक्त में अगर आप पाकिस्तान में देखें तो कम से कम भी 75% जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं या नए आने वाले जो यंगस्टर्स हैं हमारे, वो एंजाइटी पेशेंट हैं। क्यों? एक तो जहाँ वो पढ़ रहे हैं वो एनवायरनमेंट बहुत काउंट करता है। अब हमारे जो प्राइवेट जो भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका आप एनवायरनमेंट देखें कि वो एक बंद कमरा है जहाँ पे उनको कोई जो है वो नेचर के करीब नहीं मिल रहा, कुछ नेचर के करीब जाने का मौका नहीं मिल रहा, और फिजिकल एक्टिविटीज भी कम होती जा रही हैं। ऑफ कोर्स, जाहिर है कि अगर आप नेचर के करीब नहीं होंगे तो आपके पास मैदान नहीं है, आप क्या फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। वो एक कमरा है जहाँ पे वो आके कहते हैं कि डॉक्टर साहबा हमें एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, वहीं पे हमारी रिसेस होती है, रिसेस टाइमिंग होता है, वहीं पे हम बैठे होते हैं, हम डिप्रेशन में आ गए हैं कि क्या पढ़ें। एक वो एसी वाले कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, कितनी देर आप बंद रह लेंगे? जब तक आप नेचर के करीब नहीं जाएंगे, आप ग्रीनरी नहीं देखेंगे, आप खूबसूरती नहीं देखेंगे, आप डीप ब्रीथिंग नहीं करेंगे, तो वो चीज़ आपको जो है वो डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ ले आएगी। तो उससे निकला कैसे जा सकता है अगर आप किस तरह ट्रीट करते हैं अपने पेशेंट? अच्छा देखिए, एंजाइटी सिर्फ इसी वजह से नहीं है, एंजाइटी के 2-3 पहलू और हैं, वो भी मैं आपको एग्जैक्टली मैं इसमें थोड़ा सा, क्योंकि एक तो आपने इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई कि कोरिलेट करती है आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। बिल्कुल।
लेकिन किस तरह अंदाजा हो सकता है कि एक बंदा एंजाइटी में जा रहा है? इसके कुछ सिम्टम्स दो Exactly. चार जो अहम Exactly. मतलब हम बता सकते हैं ताकि अच्छा, आसानी से- एंजाइटी में जो सिम्टम्स है उसमें आपको खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि मैं एंजाइटी में हूँ। दिल घबराना, चक्कर आने, आपको जो है वो कोई पैनिक अटैक हो जाना अचानक से, आपका दिल घबराना, ये एक ही बात को रिपीट पे लग जाना। अच्छा, आपकी कोई एक ही बात है जो आपके जहन में बार बार चलती रहेगी और उससे आप जो है वो आपको समझ नहीं आएगी, आपका दिल घबराएगा, आपका सांस रुकेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि शायद हम हार्ट पेशेंट बन गए, हमारा सांस रुक रहा है, बट वो एंजाइटी होती है। ये भी प्रॉब्लम है। इसलिए ये सारे क्लिनिकल जो टेस्ट हैं ये ज़रूरी होते हैं। हम मेंटल हेल्थ टेस्ट लाजमी करते हैं, इसमें IQ EQ टेस्ट भी होते हैं, वो भी करने पड़ते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन सिचुएशन। कुछ लोग ज़रा स्वेयर किस्म में होते हैं, कुछ लोग जो है वो माइनर सिचुएशन में होते हैं। ये जब पेशेंट हमारे पास आता है तो फिर ही हम देख के बता सकते हैं कि क्या है। अच्छा, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा, जब आप अपने क्लाइंट्स को डील करती हैं, अपने पेशेंट्स को डील करती हैं, तो ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम आप देखते हैं सोसाइटी में? हमारे ज़्यादा पेशेंट्स किस चीज़ के लिए आते हैं? असल में हमारे पास ना किसी को देने के लिए वक्त नहीं है। अच्छा, आज का हमारे माशरे का जो सबसे बड़ा मसला है, हम फैमिली मेंबर्स हैं तो हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारा दोस्त है। हम वर्चुअली कनेक्ट हैं बट फिजिकली लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। हमारे रवैये बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। हमारे रवैयों में वो मोहब्बत, प्यार, वो चाहत या किसी से मिलने के लिए जो आपका एक होता है ना कि आप एक अच्छे रवैये से किसी से, इखलाक जिसको कहते हैं, वो ख़त्म हो गया माशरे से। आप किसी को भी देख लें तो वो आपको ऐसे सोफेस्टिकेटेड नज़र आएगा कि जैसे पता नहीं कोई, आप इससे बात भी करेंगे तो वो आपको खा जाएगा। इस तरह की शक्ल बना के जब लोग बैठते हैं अपने घर में भी और बाहर भी, तो फिर आप दोस्त नहीं बन सकते। नहीं, बड़ा अहम पॉइंट आपने ये आपने उठाया। बड़ा सही कहा। लेकिन अब ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन है, ये क्या थेरेपीज के जरिए ठीक होता है या जी। आपने जैसा बताया कि मेडिकेशन भी करनी पड़ती है, दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं? अच्छा, मेडिकेशन भी है, लेकिन इसका सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि आप किसी की बात सुन लें। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि आप उनको, जब हम थेरेपी देते हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट को कहते हैं कि आज आप दिल खोल के अपनी वो सारी प्रॉब्लम हमारे सामने रखते हैं जो आज तक आपने किसी से शेयर नहीं की। अब पेशेंट क्या कहता है कि डॉक्टर साहबा मैं आपको बता तो दूं, लेकिन ये बात बाहर तो नहीं जाएगी, कहीं हमारे उन लोगों को पता तो नहीं चल जाएगा, हम आपके पास आए हैं, इस बात का जो है वो लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। ये चीज़ अभी तक हम माशरे से जो है ना इसको मिटा नहीं पाए। इसमें हम अनफॉर्चुनेटली बहुत पीछे ये हैं। बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि बाहर अगर देखा जाए तो साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना जो है दैट इज़ वेरी नॉर्मल, बिल्कुल। बट हमारे यहाँ वो नहीं है। दूसरी चीज़, मैंने एक और चीज़ आपसे पूछनी है, इज़ इट अ मिथ, या ये जो इनकी मेडिकेशन होती है इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या ये बिल्कुल सेफ़ होती है? नहीं, देखिए, साइड इफ़ेक्ट तो किसी भी मेडिसिन का हो सकता है। आप अगर जो है वो स्टमक की मेडिसिन ले सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट उसका भी हो सकता है। तो मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ना वो आपकी एक्सरसाइज है, आपकी डीप ब्रीथिंग है, आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, आपका खुश इखलाकी है आपकी कि आप कितने खुश इखलाक हैं। जो बंदा अल्लाह पे तवक्कल करके चलता है ना वो कभी डिप्रेशन में नहीं आता। सही। आज हम डिप्रेशन में हैं तो सबसे बड़ी वजह ये कि हमारी जो कनेक्टिविटी अल्लाह के साथ होनी चाहिए थी वो नहीं है। लोग स्पिरिचुअल थेरेपी लास्ट में स्टार्ट करते हैं, मैं स्पिरिचुअल थेरेपी से आगाज़ करती हूँ। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मैं उनको कहती हूँ आप सूरह रहमान जो है वो रेमेडी के साथ जाके सुने, और मेरी ऐसी रेमेडी है सूरह रहमान की कि आप अगर कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में वो सुन लें तो आपके अंदर जितनी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो सारा आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा सिर्फ 7 दिन में। ये है हमारे पास जो है इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें और हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल पता हम ही नहीं है। एंजाइटी में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि पहला सवाल अपने पेशेंट से आप क्या करती हैं? जाहिर बात है वो प्रॉब्लम में आपके पास आया और उसकी हालत भी ठीक नहीं होगी, बहुत सारे अंदर चीज़ें चल रही होंगी, अब ये क्या पूछेंगी, कैसे जवाब देना है। पहला सवाल उनको लाइट करने के लिए, ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करें, क्या करती हैं? सबसे पहले तो मैं उनको कंफर्टेबल करने के लिए उनके लिए ज़रा थोड़ा सा माहौल जो है वो मेरा डिफरेंट होता है। हम जब किसी भी मैं ट्रीटमेंट देती हूँ तो मेरे इन्वायरमेंट में ग्रीनरी लाजमी होती है। ज़बरदस्त। और मैं उनको कहती हूँ कि आपने सिर्फ चंद सेकंड के लिए इस पौधे को या इस ग्रीनरी को जो है इसको देखिए, लाइट सी स्माइल दीजिए, टेक अ डीप ब्रीथ 3 टाइम, और उसके बाद जो है वो आपने मेरी बात सुननी है, और उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि मैं आपको कैसी लग रही हूँ। इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब मैं इतनी सी बात करती हूँ तो इतनी सी देर में मेरी उनके साथ दोस्ती हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, क्योंकि हम लोग हमारी कोशिश यही है कि लोग जो है बाहर निकलें, ट्रैवल करें, और डिस्कवर पाकिस्तान ख़ास तौर पे फोकस यही करता है कि बहुत खूबसूरत हमारे मुल्क में जगह हैं।
ट्रैवलिंग जो है वो किस हद तक इसमें असरअंदाज हो सकती है कि एक इंसान एंजाइटी या डिप्रेशन से और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आपको अपने पेशेंट्स को डिस्कवर पाकिस्तान रेकमेंड भी करना चाहिए, क्योंकि हम नेचर को प्रमोट करते हैं, खूबसूरती को प्रमोट करते हैं। यस, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप जिस तरह लोगों को नेचर के करीब लेके जा रहे हैं, आप उन्हें तकरीबन जो है वो 40% निकाल लेंगे इस डिप्रेशन से, एंजाइटी से। जितनी खूबसूरत जगहें आप डिस्कवर कर रहे हैं ना इस वक्त पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है अगर लोग इस चैनल को देखना शुरू कर दें तो आधे उनके डिप्रेशन तो वैसे ही ख़त्म हो जाए। इतनी ग्रीनरी और आपका सेट माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, कोई 5 सेकंड के लिए आपके सेट को अगर गौर से देख ले, कहते हैं कि जब आप किसी लाइट वाटर में बैठे हों तो एक बहुत स्मूथिंग इफेक्ट आता है, बहुत मज़े का एक इफेक्ट होता है जिससे आपके चेहरे पे हर वक्त स्माइल रहती है। तो ये ऑटोमेटिकली होगा, जो भी यहाँ पर आकर बैठेगा आप उससे सीरियस क्वेश्चन भी करेंगे तो वो आपको मुस्कुरा के जवाब देगा। अब ये अक्सर मॉर्निंग शो में आपने देखा होगा कि बड़े सीरियस क्वेश्चन हो रहे होते हैं, लोग मुस्कुरा कर बड़े सीरियस जवाब दे रहे होते हैं। आपके सबसे जो प्लस पॉइंट है, आपके सेट का जो प्लस पॉइंट है, मैं ये कहूँगी आपके सोफ़ों का कलर जो एक अट्रैक्ट करता है, बहुत जो है वो ये कूल कलर है। साथ इसमें जो आपने कुशन्स का कलर ऐड किया, ये आंखों को बहुत ठंडक पहुंचाता है। यस, मॉर्निंग फीलिंग है। और जो आपका सेट है वो बहुत लाइट है और इसमें मैं कहती हूँ कि आधा डिप्रेशन या एंजाइटी पेशेंट जो है वो लाजमी ये मॉर्निंग शो लाजमी देखें। तो आप लोगों को अंदाजा हो गया कि डिस्कवर पाकिस्तान देखें अगर आपने एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करना है। यस, अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि लोग आते हैं अपने मसाइल बताते हैं, परेशानियाँ, किसी के मसाइल सुन के भी इंसान डिप्रेस हो सकता है, तो ख़ुद किस तरह थेरेपी करती हैं कि आप उन चीज़ों से जो है मतलब किसी का डिप्रेशन या एंजाइटी सुन के इंसान परेशान ना हो? अच्छा देखें, ज़िंदगी में बहुत से हालात ऐसे आते हैं, आप किसी की प्रॉब्लम सुनते हैं, आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इसकी प्रॉब्लम मेरे साथ मैच करती है, या हाँ ऐसा मेरे साथ भी हुआ तो इसके साथ भी हो गया। बट आपने किसी भी चीज़ को अपने ऊपर तारी नहीं करना। सबसे पहले तो हमें ये सिखाया जाता है, जब हम किसी को थेरेपी देते हैं तो आधी थेरेपी तो हमारी भी हो रही होती है ना, उस टाइम हम भी उस थेरेपी से गुजर रहे होते हैं जिस थेरेपी से वो गुजर रहा है। तो हमें तो रेगुलर हमारी तो ये रूटीन का हिस्सा बन गया कि अब डिप्रेशन होता भी है तो डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि वो डिप्रेशन जो है वो सारा का सारा क्लियर होता है। डेली की तो आपकी रूटीन है पेशेंट को चेक करना, किसी को एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को ऐसे ही फोबियाज हैं, कुछ भी डिफरेंट जो है वो डिसऑर्डर्स हैं। तो इसलिए हमें आदत पड़ चुकी होती है। ठीक हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा अली खान। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और बड़ा अच्छा मुझे लगा कि इन्होंने एक तो ये भी चीज़ क्लियर की है कि साइकेट्रिस्ट, एक साइकोलॉजी का जो बंदा है और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है, इनमें क्या फ़र्क है। और दूसरी चीज़, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि डिप्रेशन और एंजाइटी जो एग्जिस्ट करता है, इसको हल किया जा सकता है और इसके लिए कंसल्ट करना चाहिए हमें। और इसके साथ साथ एक और अहम बात उन्होंने कही है कि उन्होंने कहा है कि एक दूसरे को वक्त दीजिए, एक दूसरे को सुनिए, एक दूसरे को जानिए, कि आपस में बात कीजिए ताकि एक दूसरे के मसाइल जो हैं सॉर्ट आउट हो सके, क्योंकि काफ़ी सूदिंग इफेक्ट होता है जब आप किसी को सुनते हैं, आप उसके साथ को रिलेट करते हैं, आपको अच्छा लगता है, फिर आप अपनी भी कुछ कहते हैं। तो ज़रा वक्त ज़रूर निकालिए एक दूसरे के लिए। सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो उन्होंने ये कही कि आप हमारा मॉर्निंग शो देखें, आपकी सारा डिप्रेशन, एंजाइटी खत्म होगा। आप डिस्कवर पाकिस्तान देखिए, और यही हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग हेल्दी हों, मेंटली और फिजिकली। हमारे चैनल को देख के मोटिवेट भी हों, ट्रैवल करने के लिए जाएं और अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन को निकालें। और हम कर सकते हैं, ये ऐसे इमराज हैं जिनसे बचा जा सकता है। और अभी वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम एंटरटेनमेंट, म्यूजिक और शोबिस इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे। और इस सेगमेंट का नाम है बिलबोर्ड। जी हाँ, जिस तरह नजफ ने बताया, इस सेगमेंट के अंदर शोबिस की रंगारंग दुनिया के हवाले से हम आपको आगाह करते हैं। और हमारा जो मॉर्निंग शो है, ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है यंग टैलेंट के लिए। ऐसे नायाब हीरे हम ढूंढ के लेके आते हैं जो कि पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें दुनिया भर के अंदर। आज भी हमें एक ऐसे ही शाइनिंग स्टार ने जो है वो ज्वाइन किया है। एक बहुत ही टैलेंटेड यंग वोकलिस्ट हैं, कंपोज़र हैं, म्यूजिशियन हैं, माहम सुहेल। माहम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द मॉर्निंग शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जी। और थोड़ा सा और एडिशन कर देते हैं इनके इंट्रो में। ये बचपन से गा रही हैं, 5 साल से गा रही हैं और पाकिस्तान के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर चुकी हैं, अक्रॉस द बॉर्डर भी जाके सीख चुकी हैं, गा चुकी हैं।
ऐसा सही कहा परफॉर्म मैंने? भी, हाँ जी, I've been performing nationally and internationally since a few years. इंटरेस्टिंग बात है कि आपने बकायदा इसको सीखा है। हाँ जी, मतलब सीखने के बगैर तो समझ नहीं आती कि कैसे बंदा सही। कैसे करे। तो कहाँ से आपने इसकी जो है तालीम हासिल की? अच्छा, मेरी सबसे पहली म्यूज़िक ट्रेनिंग आप कह लें वो थी स्कूल में, पियानो मैंने सीखा था, लाइक साइट प्लेइंग जो कहते हैं, रीडिंग द नोट्स, तो वो वेस्टर्न ट्रेनिंग थी। उसके बाद वाइल ग्रोइंग अप आई वाज जैमिंग विद डिफरेंट म्यूजिशियंस, और वो था लिसनिंग मुख्तलिफ जॉनरास की चल रही होती थी। फिर जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने फॉर्मली सीखना है तो फिर मैं रागों पे आई, और वो मैंने, आप कह रहे हैं कि कब शुरू किया था, आपने ही पूछा था। अच्छा, सो वो चंद साल इस बात को मतलब हो गए हैं, यानी मैंने हुसैन बख्श गुल्लू खान साहब से शुरू किया, फिर भाई गुलाम मोहम्मद चांद, वेरी क्लोज टू हिम, उनसे शब्द कीर्तन की तालीम भी मिली, फिर सामी साहब, नसीरुद्दीन सामी साहब, और फिर मैं कलकत्ता संगीत रिसर्च एकेडमी भी गई, और फिर उसके बाद फिर ये तो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग थी। उसके बाद when I started recording songs, the first experience was in Kolkata actually. और तब फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ प्रोडक्शन की चीज़ें भी सीखने की ज़रूरत है। तो गा रही थी, कंपोज कर रही थी, चंद इंस्ट्रूमेंट्स बजा रही थी, तो फिर मैं प्रोडक्शन, ऑडियो प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे भी थोड़ा कुछ स्टूडियोज़ में जाती थी, लेकिन फिर मैं फॉर्मली वो सीखने मास्टर्स करने गई म्यूज़िक प्रोडक्शन में, बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूज़िक, जो कि उनके स्पेन में कैंपस है, जहाँ मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कोई स्टूडेंट पहले नहीं गया यहाँ गई मास्टर्स के लिए ना। जबरदस्त माहम। अच्छा, आपकी जो पहली जो एल्बम आई थी वो थी मिट्टी, और उसमें आपने 7 लैंग्वेजेस में और 7 सॉन्ग्स परफॉर्म किए थे। क्या था, मतलब लैंग्वेजेस कैसे सीखी और क्या उसका ड्यूरेशन क्या था, प्रोसेस क्या था? अभी वो एक्चुअली इट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिलीज। मिट्टी जो है उसको हमने अनाउंस किया था अभी इस साल मार्च में, तभी मैंने नाम भी फाइनल किया था। उसकी रिकॉर्डिंग्स तो चल रही थी पिछले कुछ सालों से, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोलकाता में पहली थी जब मैं वहाँ रह रही थी, जो कि चंद साल पहले। तो फिर मिट्टी अनाउंस अब हुई है, 2 उसमें से वीडियोस रिलीज़ हो चुकी हैं। सज्जन यार के नाम से एक, जो मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा पेश भी करूँगी, और एक पौना 6 के नाम से, या पौना 6 एज द वेस्टर्न ऑडियंसेस कॉल इट, वो अभी लेट मई 26 मई को वो वीडियो रिलीज हुई है। अच्छा, एंड देयर इज मोर स्टफ। वो 5 बाकी जो आप कह रही हैं वो भी अभी और मजीद और ज़बानों में और चीज़ें, अभी गाने इंशाल्लाह वो भी रिलीज होंगे इस साल। अच्छा, आई फाइंड इट्स नॉट कन्वेंशनल, बड़ा अनकन्वेंशनल सा स्टाइल ऑफ आपका लर्निंग भी म्यूज़िक के हवाले से, कि आप मुख्तलिफ जगहों पे गई सीखने के लिए। और फिर ये जो एल्बम है आपकी मिट्टी, अभी 5 मेरे ख्याल से आपने रिकॉर्ड करवाए हैं गाने। अच्छा जी, अब उसमें अगर आप बात करें, एक मैं और बात कहना चाहूँगी, वो जो कि ख़ास तौर पे मेरे ख्याल से डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के लिहाज से भी इज़ वेरी रेलिवेंट, और प्लस ऑल्सो टू माई म्यूज़िक प्रोफाइल, कि परी सुफना के नाम से मैंने पहले एक EP इज़ लाइक अ मिनी एल्बम, वो मैंने 2018 में रिलीज़ की थी, लेकिन अब उसको रिलीज़ करना है बिकॉज देयर वर प्रॉब्लम्स विद द कॉन्ट्रैक्ट। सो वो गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के फोक फॉर्म्स को लेकर उनको मिक्स करके मॉडर्न फोक फ्यूजन की गई, जिसमें आई डायरेक्टेड द होल एंसेम्बल। वॉल सिटी लाहौर को मैंने प्रपोजल दिया और इवेंट हुआ यहाँ पे पहले, और फिर उसके बाद मैं स्टूडियो में प्रोजेक्ट लेके गई। तो उसमें 5 गाने हैं और 8 ज़बानें हैं, जिसमें से 4 GB की ज़बानें हैं, और बाकी ये है उर्दू, पंजाबी, गुरुमुखी और फ़ारसी, उसके अलावा 4। तो वो इट्स अ वेरी एथनो म्यूजिकोलॉजिकल पीस। वो अभी पटारी पे अवेलेबल है। अभी मैं गई भी थी पिछले दिनों गिलगित साइड, तो वहाँ भी लोग सुन रहे थे, आई वॉज हैप्पी। मिट्टी जो एल्बम है उसके लिए आपने सॉरी क्या सवाल पूछा था कि मिट्टी का नहीं, मिट्टी के हवाले से मैंने कहा कि अभी आपके 5 गाने जो हैं वो रिकॉर्ड हुए, 2 रहते हैं उस एल्बम की कंप्लीशन के लिए। कमिंग टू दैट, 2 गाने जो हैं उसकी ऑडियो प्रोडक्शन अभी रहती है। एक मैंने खुद एक्चुअली कुछ ड्रम किट और वो चीज़ें खुद मैंने रिकॉर्ड की बर्कली जाके। आई ऑल्सो, मतलब वो भी एक हुआ ना कि ड्रम किट को 15 माइक्स आप लगाते हो, वो करके सोलो रिकॉर्ड करना बैठ के, तो वो मैंने किया। तो 2 गाने जो हैं वो ऑलमोस्ट ऑडियो प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है, 2 की वीडियोस रिलीज हुई हैं, तो बाकी कंप्लीट हैं सब। अब सुनेंगे आपसे कुछ नजफ और मैं बड़े एक्साइटेड हैं, सुनना चाह रहे हैं कि ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में सॉन्ग कैसा होता होगा। अच्छा जी, अभी कुछ गुनगुनाए हैं, फिर हम आपसे दोबारा बात करेंगे और गाहे बगाहे सुनते रहेंगे वक्फे वक्फे से। बिल्कुल, बेशक, हाँ जी। सो ये जो है, ये आई ऑलवेज स्टार्ट विद दिस वन, या ये इट्स क्लोज टू योर हार्ट एंड इट्स क्लोज टू मेनी पीपल्स हार्ट्स एक्चुअली अराउंड द ग्लोब, आई वुड से। सज्जन यार,
इसकी वीडियो रिलीज़ की थी। मैं तब स्पेन में थी, तो वो पिछले साल हुई थी रिलीज़। तो खैर ये मैं आपको पहले अभी वहाँ पे भी पहाड़ों में भी हम ट्रैक कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने कहा बैठ के पहले हमें गाना सुनाए सजन यार। सो guys, this is exclusive for you. जी सो सजन यार तैनू दस की मेरे जावा, सजन यार तैनू दस की मेरे जावा, पलड़ा पवागल हो पलड़ा पवागल, जारी कर मनावा हो जारी कर मनावा, सजन यार तैनू दस की मेरी जामा, अल्लाह 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 अल्लाह, अंदर बाहर तू है हर शैत हाजिर, अंदर बाहर तू है किथे होर ढूंढन हो किथे होर ढूंढन, मैं दिल बर नु जावा हो दिल बर नु जावा, सजन यार तैनू दस की मेरी जावा, सजन यार तैनू दस की मेरी जावा। ब्यूटीफुल जी, बेहतरीन, इट्स वेरी mesmerizing। अच्छा, म्यूजिक के साथ भी अगर आपने ऑलरेडी नहीं सुना तो जरूर म्यूजिक म्यूजिक के बगैर तो फैसिनेटिंग लग रहा है, बहुत कमाल। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आपने बताया कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में जो है वो आप गाना गाती हैं, तो ट्रैवल भी बिलाशुबा करती होंगी। ट्रैवलिंग जो है किस हद तक करती हैं, कौन कौन से इलाकों में पाकिस्तान गई हुई हैं, और ट्रैवलिंग किस हद तक सपोर्ट करती है आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी म्यूज़िक सेंस को? जी, मैं कहती हूँ कि ट्रैवलिंग जो है ना, चाहे आप आर्टिस्ट नहीं भी हैं, ट्रैवल मेरे ख़्याल से हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को वेस्टर्नर्स, यूरोपियंस वगैरह वो लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं वैसे। और ख़ास तौर पे मेरी बात अगर आप करें, आई एम श्योर ऐसे हैं लोग, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं जो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरा ये कि आई एम अ मेडिटेटर ऑल्सो। और मैंने अभी वो अमेरिकन प्रोजेक्ट के लिए मैं स्पिरिचुअल म्यूज़िक भी मैंने उनकी वीडियो के लिए बनाया, तो इस तरह वो लोग काफ़ी ज़्यादा देखते हैं मेरे म्यूज़िक में भी, कहते हैं तो मेडिटेशन या वो कई एलिमेंट्स नज़र आते हैं, बिकॉज आई लव वर्किंग विद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स ऑल्सो। आई अरेंज म्यूज़िक अरेंजमेंट्स और कंपोजिशन करती हूँ। तो उसमें यह है कि नेचर से बहुत ज़्यादा मेरा अपना एटलीस्ट जो एक है मामला कि बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना दरिया के साथ। लिटरली आई एम अ पोएट ऑल्सो, तो वो लगता है कि आप हम कलाम हो रहे हो। तो आई लव गोइंग टू नेचुरल प्लेसेस या हिस्टोरिकली रिच जो जगह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोलकाता में पहले चांस मिला रहने का, वो कल्चरली बहुत रिच, और वहाँ दरिया भी। और फिर अभी स्पेन में जहाँ गई, वो आप लोगों को पता है वो भी हिस्टोरिकली काफ़ी रिच है, वहाँ खूबसूरत लैंडस्केप्स वो भी हैं। तो मतलब ये कि नेचर आपके साथ, मतलब जो है वो नेचर के साउंड्स बूस्ट करते हैं और एक नई म्यूजिक की क्रिएटिविटी जो निकलती है। आई रिकॉर्ड साउंड्स ऑल्सो वैसे नेचुरल स्पेसेस में जाके मैंने ग्लेशियर्स के पास बैठ के बिल्कुल जहाँ साइलेंस होता है वहाँ भी साउंड रिकॉर्ड करके फिर उसको डिजिटाइज करके भी अब मैं यूज कर रही हूँ। मुझे ये बताइएगा कि बचपन से शौक था या किसी को देख के शौक हुआ या लगा कि मैं गाना गा सकती हूँ, आवाज मेरी बहुत अच्छी है, किस कहाँ से ये चीज आई? फैमिली किस हद तक सपोर्टिव थी इस सारे जर्नी में? हाँ, एक तो नंबर वन अगेन मैं कहती हूँ कि हम जाहिर है हम इंसान हैं, हम इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, लेकिन आई एम द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु हैज़ बीन गोइंग अगेंस्ट द फ्लो ऑल्सो। तो मतलब ऐसा घर में ये है कि मेरे फादर की कलेक्शन बड़े होते हुए जब मैं छोटी थी ना, तो उनके गाने सुन सुन के ना फ़ौरन से मुझे याद हो जाने और मैंने गाने और मेरी आवाज़ को अप्रिशिएट किया जाना घर में। सो वो था। और वाइल ग्रोइंग अप मेरे दोनों पेरेंट्स की प्रोफेशंस जो हैं वो आर्ट्स में से नहीं है, they are different. So my mother is a doctor, a professor, and my father is a retired PIA official and मतलब ज़्यादा उनका वो ब्यूरोक्रेसी और उस तरफ। So
मुझे कुछ स्टैंड्स लेने पड़े। ये बात है कि जब स्कूल में इस तरह पियानो सीखा, स्कूल के बाद मैंने गिटार पैसे जमा करके लिया, थोड़ी रेजिस्टेंस थी कि बेटा थोड़ा सा ये वाले क्रूशल ईयर्स, एकेडमिक ईयर्स क्रॉस कर जाओ तो फिर एज अ हॉबी करना। ये भी बीच में एक गुफ्तगू होती थी घर में ड्यूरिंग माई टीनेज, बट आई वॉज प्रिटी स्टेडफास्ट। तो उन्होंने देखा कि अच्छा यार इसको तो अब अप्रिसिएशन मिल रही है और वाकई इसका वो जो है आर्टिस्टिक बहुत ज़्यादा, शी कैन नॉट एस्केप इट। तो बट इवेंचुअली आपने अपने मकसद को हासिल किया, तगोदौ की, और जिस तरह आज हम अच्छी बात भी ये कह रहे थे कि इंसान कुछ भी कर सकता है। बहुत शुक्रिया माहम सोहेल फॉर योर प्रीशियस टाइम। जी तो चाह रहा था कि आपसे और बहुत कुछ सुने और बहुत सी बातें करें, लेकिन आप लोगों ने मुलाहिजा किया और माहम जो है मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर गाने जो है वो गा रही हैं, रिकॉर्ड कर रही हैं, पाकिस्तान को प्रमोट कर रही हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती से इंस्पायर हो रही हैं। आप लोग भी जो है इनको सुने और हमें भी मतलब जो है वो सजेशन दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की जानिब। एक और चीज़ जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है एंजाइटी और डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, वो होते हैं पेट्स। तो पेट्स के लिए जो है हमने ख़ास तौर पर एक स्पेशल सेगमेंट अपना रखा है जिसका नाम है हैप्पी पेट्स। तो जी इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं कि अगर आपको पेट्स पालने का शौक है तो आप उनका ख्याल किस तरह रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है, जिम्मेदारी होती है। आपने उनका इसी तरह ख्याल रखना होता है जिस तरह आप इंसान का ख्याल रखते हैं। तो इस पे हम आपके साथ वीडियोस भी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी क्यूट सी वीडियो देखते हैं डॉग ग्रूमिंग पे और फिर बात करते हैं। वाह, इतना क्यूट था, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई टॉय हो। जैसा मैंने कहा कि पेट्स से जो है आपकी डिप्रेशन और एंजाइटी खत्म होती है। मैं तो ये वीडियो देख के ही काफ़ी ज़्यादा एंटी डिप्रेशन ये वीडियो थी कि देख के इतना अच्छा लग रहा था, इतना क्यूट जो है वो पपी था। और इसके साथ साथ कीप योर पेट हैप्पी एंड क्लीन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे लोग हैं जो पेट्स तो रख लेते हैं लेकिन उनका ख्याल नहीं रखते, उनको नहीं पता कि उसको खाने को क्या देखना है, उसको नीट भी रखना है या नहीं। बहुत ज़रूरत है हमें इस चीज़ की सीखने की, जानने की। इसके साथ साथ सलमान, जब आप पेट्स रखते हो अपने घर में तो एक तो एसोसिएशन क्रिएट हो जाती है, उनके साथ बहुत प्यारा सा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है आपका, मोहब्बत का, और अनकंडीशनल लव होता है, कोई उसमें कंडीशन नहीं है, बस आप उनको प्यार करो वो आपको प्यार देंगे। ऐसा ही है। और जिस तरह नजफ ने बताया कि बॉन्ड इनके साथ हो जाता है और इनका ख्याल इस वजह से भी रखना चाहिए क्योंकि ये भी जानदार हैं और इनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। और अब तो पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे ग्रूमिंग सेंटर्स बन चुके हैं, बहुत अच्छे जो हैं वो ख़ास तौर पे पेट्स के लिए क्लिनिक्स हैं जहाँ पर आप जाके इनको टाइमली जो है वैक्सीनेशन दिलवाएं, इनकी सेहत का ख्याल रखें और इनके साथ जो है मोहब्बत करें, इनको इसी तरीके से साफ़ सुथरा रखें, आपको भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है टुडेज चैलेंज। जी हाँ, ये सेगमेंट है टुडेज चैलेंज और मेरा और नजफ का पसंदीदा सेगमेंट है क्योंकि हम लोग इसमें एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और आप लोगों ने इसमें हमारा साथ देना है। हमारी कोशिश यही है कि हम अपनी बुरी आदत को छोड़ें और अच्छी आदत अपनाएं, तभी हमारा माशरा जो है वो एक बेहतरीन माशरा बन जाएगा। और आज जो चैलेंज हम लोगों ने एक्सेप्ट करना है दैट इज़ सेव वाटर, क्योंकि पानी एक बहुत बड़ी नेमत है जिसको हम लोग
अनजाने में ज़ाया कर देते हैं, हमने इसको ज़ाया नहीं करना। बिल्कुल, ये पानी जो है रिसोर्स है। आप अमूमन ऐसा होता है सलमान, जब हम टीथ ब्रश कर रहे होते हैं या शेविंग कर रहे होते हैं मर्द हजरात, एग्जैक्टली शेव करते हुए भी जो है पानी को हम बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। बिल्कुल, तो आपने ऐसा नहीं करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाड़ी को धोते हुए बहुत ज़्यादा पानी का ज़िया करते हैं, तो आपने ऐसे भी नहीं करना। जहाँ पे हम आपको ये बातें कह रहे हैं, आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, आपने इस पर अमल करके दिखाना है। और ये चैलेंज सिर्फ एक दिन का नहीं है सलमान, आपके लिए, मेरे लिए और आप सबके लिए। ये आपने प्रोलॉन्ग करना है, आपने करते रहना है। और मैं आपको बताऊं कि अफसोस की बात यह है कि हम लोग सिर्फ अपनी गाड़ी या गैरेज को धोने के लिए गैलन्स ऑफ वाटर ज़ाया कर देते हैं। हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि ये पानी कितनी कीमती चीज़ है। आपको पता है दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में बड़े बड़े शहर हैं जिनमें पानी के मसाइल जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। केप टाउन है, हत्ता कि हमारे शहर कराची के अंदर भी पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। इवन लाहौर और हमारे जो दीगर शहर हैं, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि हम पानी को ज़ाया कर देते हैं अनजाने में। हमें इस पानी का ख्याल रखना है। आप अपने वॉशरूम के अंदर जो है एक बाल्टी रख के भी नहा सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम ये ड्रिंकेबल वाटर जो है बचा सकते हैं। जब हम बचाएंगे तो ये किसी और जगह पर किसी और के इस्तेमाल में बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, आपने सलमान बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे साफ पानी लोगों को मुयसर नहीं होता पीने के लिए, नहाने के लिए। तो ख्याल रखिए इस चीज़ का। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, बताइएगा क्या अच्छा लगा और क्या बहुत अच्छा लगा और क्या देखना चाहते हैं आप। और इसके लिए बहुत आसान है, आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर हमारे पेजेस हैं। फेसबुक के ऊपर द मॉर्निंग शो HD के ऊपर आप हमें फीडबैक सजेशन दे सकते हैं। इंस्टा पे भी द मॉर्निंग शो HD के ऊपर जो है आप कमेंट करके अपनी जो आपकी पसंद के टॉपिक्स हैं जिन पे आप बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके हवाले से आगाह कर सकते हैं। और ट्विटर पे भी आप मॉर्निंग शो के ऊपर जो है ना आप ट्वीट करके हमें बता सकते हैं कि क्या चीज़ आपको हमारी पसंद आई और क्या चीज़ें आप चाहते हैं कि मज़ीद जो है इस प्रोग्राम का हिस्सा। तो इजाज़त दीजिए नजफ राजा को और सलमान खान को। अल्लाह हाफिज़।